नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। पुनर्जागरण के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इटली से ही क्यों हुई, इसके अलावा प्राचीन रोमन और यूनानी सभ्यताओं से इसका क्या कनेक्शन था, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुनर्जागरण के काल के दौरान क्या हुआ। जैसे कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, साहित्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, कला में हम स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला सबकी बातें करेंगे। संगीत में क्या परिवर्तन आए, विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हुए अंत में हम पुनर्जागरण के जो परिणाम है या जो रेनेसां की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। पुनर्जागरण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। अनुज सर की फ्री पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज 13 दिसंबर से अनअकैडमी ऐप पर स्टार्ट होने जा रही है। 13 से 17 दिसंबर के बीच रोजाना रात 9 बजे ये सीरीज आप फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप पहले से अनअकैडमी ऐप पर हैं तो सिर्फ आपको लिंक पर क्लिक करना है और नोटिफाई मी बटन पर प्रेस करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यदि आप नए हैं अनअकैडमी पर तो पहले आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद में अनअकैडमी ऐप को ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे और अपना लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपको कैटेगरी में यूपीएससी सेलेक्ट करना है। फिर आप जो लिंक दिखाई देंगे उसमें पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, नोटिफाई मी बटन पर प्रेस करेंगे, फिर आपसे एक कोड मांगा जाएगा। उस कोड में आप अनुज यूपीएससी लिखेंगे तो आपके लिए वो सीरीज फ्री में अनलॉक हो जाएगी और आप फ्री में वो लेक्चर देख पाएंगे 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में, और आप अनुज सर के अनुभव का लाभ उठा पाएंगे। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में ठीक से जान पाएंगे। पुनर्जागरण की आप जब भी बात करेंगे तो आपको एक शब्द बार बार देखने को मिलेगा, मानवतावाद या मानववाद भी इसको आप कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमनिज्म। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मनुष्य का जीवन मध्यकाल में धर्म केंद्रित है और पुनर्जागरण काल में मानव केंद्रित है। मनुष्य के इस जीवन की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, मनुष्य का आदर हो, उसकी इच्छाओं का सम्मान हो, ये कोशिश की जा रही है पुनर्जागरण काल में। मध्यकाल में उसका सारा जीवन धर्म के इर्द गिर्द यानी चर्च के इर्द गिर्द ही सारा जीवन उसका बुना जाता था। यानी बचपन से लेकर मृत्यु तक ईसाइयत के संस्कार या चर्च के जो नियम हैं, कानून हैं, उनको फॉलो करना और ये कोशिश करना कि उसको स्वर्ग मिले। सिर्फ इसी कोशिश में उसका सारा जीवन निकल जाता था। इसी प्रकार की उनकी शिक्षा हुआ करती थी। अब कोशिश मानवतावादी क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां मनुष्य को सम्मान मिले, उसकी खुशियों के बारे में सोचा जाए, उसको स्वतंत्रता दी जाए। ऐसी स्थिति में हम पहली मानवतावादी एकेडमी, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली मानवतावादी एकेडमी कहां खोली गई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकेडमी या हिंदी में कहें तो अकादमी, फ्लोरेंस में 1439 में पहली मानवतावादी अकादमी खोली गई और उस अकादमी के दो नाम हमें देखने को मिलते हैं। उसका सही नाम तो है नियो प्लेटोनिक फ्लोरेंटाइन एकेडमी, फ्लोरेंटाइन एकेडमी, या उसको आप सिर्फ प्लेटोनिक एकेडमी कह सकते हैं। उससे जुड़े हुए विद्वान उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके भी मैं नाम आपको बताऊंगा। हालांकि उनको याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कोई फैक्ट इसमें छोड़ेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को हम लेकर चलेंगे। तो उसका एकेडमी का नाम है नियो प्लेटोनिक फ्लोरेंटाइन एकेडमी, या उसको सिर्फ ही प्लेटोनिक एकेडमी भी कहते हैं। प्लेटोनिक एकेडमी, ये दोनों नाम, ये पहली मानवतावादी एकेडमी है। इसका हमें खास तौर से ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। अब हम मध्यकाल के बाद में जब पुनर्जागरण आता है तो साहित्य में क्या परिवर्तन आता है, तो पुनर्जागरण कालीन साहित्य के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण कालीन जो साहित्य है, उस साहित्य में आपको एक पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है कि मानवतावादी साहित्य की शुरुआत कहां से हुई। मानवतावादी साहित्य, इसकी शुरुआत कहां से हुई। यदि आपको देश का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे इटली, और शहर का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे फ्लोरेंस। इटली के भी कौन से शहर, फ्लोरेंस से मानववादी साहित्य की शुरुआत है, इसको जनक माना जाता है फ्लोरेंस को। अब फ्लोरेंस के काफ़ी सारे विद्वानों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे दांते की, पेट्रार्क की, बोकाशियो की, इनकी चर्चा करेंगे।
इसके अलावा मैकियावेली की भी बाद में हम चर्चा करेंगे, वो भी फ्लोरेंस से जुड़ा हुआ है। और भी काफ़ी सारे विद्वान हैं, उनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स होने वाले हैं, आप चाहें तो इन फैक्ट्स को लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारी किताबों के बारे में, जैसे विश्व इतिहास की काफ़ी सारी किताबें हैं, यूरोप के इतिहास की काफ़ी सारी किताबें हैं, उनमें देख करके मैंने एकदम सटीक फैक्ट निकालने की कोशिश की है कि कहीं पर भी कोई गलती नहीं हो और कोई फैक्ट हमारा छूटे भी नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ दांते। सबसे पहला है दांते, पूरा नाम है दांते एलिघियरी। दांते उस काल के हैं जब मध्यकाल समाप्त हो रहा है और आधुनिक काल आ रहा है। इसके मृत्यु और जन्म की तारीखें थोड़ी सी देख लेनी आवश्यक है। 1265 से 1321 ये वो काल है जब मध्यकाल समाप्त हो रहा है और आधुनिक काल की शुरुआत हो रही है, यानी पुनर्जागरण की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है। इसीलिए इसके बारे में कुछ बातें हैं जरूरी, कि एक तो ये कहा जाता है कि दांते वह कवि है जो मध्यकाल पर पर्दा डाल रहा है और आधुनिक काल की शुरुआत कर रहा है। मध्यकाल पर पर्दा डाल रहा है और आधुनिक काल की शुरुआत कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में। इसके अलावा इसको मध्यकाल का अंतिम और आधुनिक काल का प्रथम कवि कहा जाता है। मैं सारी बातें लिख नहीं सकता, देखिए इतनी। मध्यकाल का अंतिम और आधुनिक काल का प्रथम कवि इसको कहा जाता है। पोएट है ये, इसकी कविताएं काफी प्रसिद्ध हैं। इसके जो प्रेम गीत हैं बियाट्रिस के से संबंधित, उसमें जो नायिका है वो है बियाट्रिस, या उसको बीट्रिस भी उसका उच्चारण आप कर सकते हैं, दोनों ही नाम ठीक है। इसको लेकर उसके जो प्रेम गीत है वो काफी प्रसिद्ध हैं और पेट्रार्क से उसकी तुलना कैसे हो सकती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले वो 3 नाम जो फ्लोरेंटाइन एकेडमी से रिलेटेड हैं, 3 विद्वानों के जो इससे जुड़े हुए थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। निकोलस क्रेसोना, या क्रेसोनस भी बोलते हैं, निकोलस क्रेसोना। फिर उसके बाद में है मार्सिलियस फिसिनो, मार्सिलियो फिसिनो, मार्सिलियस नहीं मार्सिलियो, मार्सिलियो। इनके नाम थोड़े से इटालियन हैं, फिर कहीं बाद में फ्रेंच आएंगे, तो नाम थोड़े से इसमें अजीब वाले होने हैं। फिर इसका बाद में है जियोवानी मिरांडोला। वैसे इसका नाम पूरा जियोवानी पिकाडेला मिरांडोला है, लेकिन काफी बड़ा नाम हो जाता है, ये 3 ठीक है। अब इसके बारे में एक फैक्ट ये आता है कि ये जो जियोवानी मिरांडोला है, इसकी एक किताब भी महत्वपूर्ण है। उस किताब का नाम भी आपको याद रखना है और एक इसका कथन है वो मैं बोलकर बता दूंगा, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। तो इसकी बुक का नाम है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये इसकी किताब का नाम है। और इसका जो एक कथन है वो मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है एग्जैक्टली, कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूरी स्वतंत्रता है। मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूरी स्वतंत्रता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये जियोवानी मिरांडोला का कथन है। फिर वापस दांते पर लौट आते हैं। दांते की जो प्रसिद्ध रचना है वो है डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, जिसमें वो काफ़ी मजाक उड़ाता है धार्मिक पदाधिकारियों का और कई राजनेताओं का। उसमें कहता है कि उसको रोम का कवि वर्जिल मिला और फिर वो मतलब जंगल होते हुए नर्क की यात्रा पर ले गया। वहाँ रास्ते में उसको कई धार्मिक अधिकारी हैं, पोप वगैरह वो मिले, कई राजा मिले, जिन्होंने मतलब वो दिखाता है कि ये लोग नर्क में गए हैं जिन्होंने पाखंड किया था या कई गलत प्रकार के रास्तों से धन कमाया था। तो ये एक इसकी रचना है। फिर उसके जो प्रेम गीत हैं, उसकी जो प्रेमिका मैंने आपको बताया बियाट्रिस वाले जो प्रेम गीत हैं, वो प्रेम गीत है ला विता नुओवा में, नुओवा, ला विता नुओवा, द न्यू लाइफ अंग्रेजी में इसको कहें तो आप इसको कहेंगे द न्यू लाइफ। इसमें वो प्रेम गीत हैं। फिर इसकी तीसरी रचना है दे मोनार्किया, 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 ये इसकी तीसरी रचना है। तो ये आपको इसकी तीनों की तीनों रचनाएं याद रखनी है। इसने कौन सी भाषा में लिखा? टस्कनी में, और टस्कनी से ही बाद में इटालियन बनी है, इस भाषा में लिखा है। और इसका ये जो डिवाइन कॉमेडी है, इसको इटालवी भाषा का पहला महाकाव्य, पहला एपिक कहा जाता है। इटालवी भाषा का पहला महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दांते को लेकर। अब मैं बात कर रहा था पेट्रार्क की, यहां लिख देता हूं मैं पेट्रार्क के बारे में। दूसरे हैं पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क।
ये भी फ्लोरेंस से जुड़े हुए हैं, हालांकि इनका जन्म है वो एरिजो में होता है, एरिजो, लेकिन इनका काम वगैरह सब फ्लोरेंस में, तो इसको फ्लोरेंस से जुड़ा हुआ हम मानेंगे। तो फ्लोरेंस के जो ये पेट्रार्क हैं इनको मानवतावाद का जनक कहा जाता है। मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी कहते हैं, प्रथम आधुनिक व्यक्ति। इसके अलावा इसको पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ रेनेसां भी कहते हैं। और जो दांते थे उसके बारे में कुछ बातें बताऊं तो दांते को पुनर्जागरण का प्रवर्तक कहते हैं, पुनर्जागरण का प्रवर्तक दांते को कहा जाता है, या उसको इतालवी काव्य पद्य जो है उसका पिता भी कहा जाता है। तो ये कुछ बातें आप नोट कर सकते हैं। मैं इतना लिख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी सारे फैक्ट इसमें होने वाले हैं। फिर इसके बाद में यदि मैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क की बात करूं तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने जो नायिका ली है लोरा, एक प्रेमिका मान सकते हैं, उसके जो गीत लिखे हैं, प्रेम गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, वो बेatrice के बारे में जो दांते ने लिखा है उससे अलग है। इसका जो प्रेम जो प्रदर्शित करता है वो आध्यात्मिक किस्म का है, यानी उसमें किसी प्रकार का शारीरिक वर्णन नहीं है। ये लोरा के शरीर का आकर्षक वर्णन करता है। ये बदलाव आ गया है पुनर्जागरण काल में। मध्यकाल में किसी कवि के इस प्रकार की रचना जिसमें शरीर का वर्णन है, शारीरिक अंगों के बारे में बोला गया है, वो संभव नहीं थी, जबकि पुनर्जागरण काल में ऐसा हो रहा है। तो पेट्रार्क की जो रचनाएं हैं उसमें पेट्रार्क के सोनेट्स इंपॉर्टेंट हैं, सोनेट्स। वैसे इसका जो मूल भाषा में जो नाम है, जो पेट्रार्क सोनेट्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, मूल भाषा में जो नाम है उसकी स्पेलिंग मुझे कॉन्जोनियरे, इल कॉन्जोनियरे, इस सोनेट्स को जो मूल इसका भाषा में नाम था इल कॉन्जोनियरे। तो ये इसकी एक रचना हो गई। इसके अलावा जो अन्य इसकी रचनाएं हैं, एक उसकी फैमिली पर रचना है, लेटर्स ऑन फैमिलियल मैटर्स, हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, लेटर्स ऑन फैमिलियर मैटर्स, एक इसकी ये रचना है। फिर इसकी एक तीसरी रचना आपको याद रखनी है, इसका बड़ा गीत है, लंबा गीत, अफ्रीका, एक गीत है या कविता है अफ्रीका, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी एक रचना है लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन, लाइव्स, ये है LIVES, लाइव्स, लाइव्स ऑफ, अच्छा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन, ये इसकी एक रचना है जो हमें याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं पेट्रार्क की। तो ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इसमें दो फैक्ट और हैं। जो उस समय के विश्वविद्यालय हैं उनको मूर्खता के घोंसले कहता है। कौन? पेट्रार्क, मूर्खता के घोंसले विश्वविद्यालयों को। इसके अलावा एक और बात है, इसने जो अरस्तु के बारे में कही, इसकी बातों का खंडन करने के लिए या इसका विरोध करने के लिए इसके विरोधियों ने कहा कि आपकी बातों के खिलाफ तो अरस्तु की काफ़ी सारी बातें हैं, यानी आपके जो उद्धरण हैं, आपने जो बातें कही हैं वो अरस्तु की बातों से मैच नहीं करती, और अरस्तु ने तो ऐसा ऐसा कहा है। तो उसने अरस्तु के बारे में एक बात कही थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अरस्तु नहीं जानता था। यानी उसने एक तरीके से ये कहा है कि अरस्तु कोई महाज्ञानी नहीं था कि उसको सब कुछ पता था। तो वो एक अरस्तु के बारे में इसकी बात है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दांते और पेट्रार्क का एक थोड़ा सा इनके प्रेम गीतों के बारे में कंपैरिजन था, और इनकी जो रचनाएं थी ये जरूरी थी। अब हम बोकाचियो के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसके बाद में तीसरे हैं जियोवानी बोकाचियो, जियोवानी बोकाचियो। हालांकि इसको बोकाचियो लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आपको बोकाचियो बोलना है, इसको उच्चारण इसका ऐसे ही होता है। ये भी फ्लोरेंस के हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है द डेकोमेरोन, डेकामेरोन। इसमें 100 से ज्यादा कहानियां हैं, 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है, जिसमें वो यूरोप में उस समय फैली महामारी, ब्लैक डेथ जिसको बोलते थे, प्लेग थी, और उसके बारे में बताता है। वहाँ के समाज में जो नैतिक भ्रष्टाचार है उसके बारे में जिक्र करता है। तो डेकोमेरोन इसकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी और तीसरी रचनाएं हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है द जीनियोलॉजी ऑफ पैगन गॉड्स, द जीनियोलॉजी ऑफ पैगन गॉड्स, यानी देवताओं की वंशावली। देवताओं, इस प्रकार का इसका हिंदी उच्चारण होगा, हिंदी अनुवाद होगा, देवताओं की वंशावली। ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी जो एक तीसरी रचना है द एलिजी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, द एलिजी ऑफ लेडी फियामेटा,
ये इसकी 3 रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ मतलब इसी कालखंड के दौरान के कुछ ऐसे भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इतने सारे फैक्ट्स हैं, अब न तो इतने सारे फैक्ट्स मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो किस पर पढ़ाया जा सकता है, ये वीडियो पढ़ाया जा सकता है जो डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें पहले से स्लाइड्स हों, उसमें मैं पहले से कुछ फैक्ट्स लिखूँ, उसके बारे में बता दूँ। हालांकि ये फैक्ट्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसको लिखने में ज़्यादा जोर आएगा। तो जितने बहुत सारी आगे मूर्तियाँ और उनके जो पेंटिंग्स हैं और जो वैज्ञानिक खोज हैं उनके भी बारे में बताना पड़ेगा। तो मुझे ये वीडियो बनाते हुए महसूस हो रहा है, क्योंकि देर रात को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि ऐसे यदि मैं रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मैं भी शायद इतना बड़ा बना नहीं पाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताता चलूँगा, साथ साथ में आपको साइड में स्लाइड में आपको दिखते जाएंगे कि कौन कौन से फैक्ट हैं। तो आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो उनको आप लिख सकते हैं, क्योंकि न तो यदि मैं इनको ऐसे लिखूंगा तो या तो मैं इनकी क्रोनोलॉजी भूल जाऊँगा, क्रम भूल जाऊँगा किसी का, या किसी की जो किताब किसी की है या मूर्ति किसी के मैं नाम गलत लिख दूंगा। तो मैं इससे अच्छा तो यह है कि मैं आपको बोल के बताऊं और साइड में स्लाइड में आपको दिखते जाएं, तो आप अच्छे तरीके से लिख भी लेंगे और वीडियो काफ़ी बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी आपका और मेरा नहीं होगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बोलता जाऊंगा और साइड में आपसे लिखते जाएंगे। जैसे एक है पोजियो ब्राचियोलोनी, चौथा नाम है पोजियो ब्राचियोलिनी, ये ब्राचियोलिनी ऐसे हो जाता है, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं पोजियो ब्राचियोलिनी नाम है। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं आप साइड में देख सकते हैं, मुझे यहां पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। रचनाएं हैं इसकी फसीसिए, इसमें काफी सारे जोक्स दिए गए हैं। फसीसिए इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी मैं साथ में यहां पर दिखा रहा हूं आपको। ला वेरा नोबिलिटा, द ट्रू नोबिलिटी, इंग्लिश में इसको कहेंगे द ट्रू नोबिलिटी। और एक इसकी रचना है ऑन एवरिस, इसमें काफी सारे भाषण हैं जो उस समय के जो धनिक हैं उनके लालच के ऊपर लिखे गए हैं। तो ये इसकी 3 रचनाएं आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में है मार्सिग्लियो या मार्सिग्लियो या इसका नाम आता है मार्सिलियस, ये भी इटली के हैं। इनकी एक किताब इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, उसका नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, द डिफेंडर ऑफ पीस। ये मार्सिलियस की या मार्सिग्लियो इसको कहेंगे, इसकी रचना है। फिर इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है लोरेंजो वल्ला, इसकी एक किताब भी इंपॉर्टेंट है। और किताब के अलावा इसका एक जो मतलब इसने एक घोषणा की या उद्घोषणा की या आप कह सकते हैं खुलासा किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब है इसकी ऑन प्लेजर, ये किताब, इसका नाम याद रखना है आपको, ऑन प्लेजर। और एक इसकी जो डिक्लेमेशन है किसके बारे में, रोमन कैथोलिक चर्च ये कहता था कि कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट जब शासक था तो उसने पश्चिमी रोमन साम्राज्य को रोमन कैथोलिक चर्च को दान में दे दिया था। क्यों? कि उसको लेप्रेसी, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी एक बीमारी थी और उस बीमारी को पोप ने ठीक कर दिया था, पोप सिल्वेस्टर ने। तो पोप सिल्वेस्टर ने उसको ठीक कर दिया, उसके बदले में उसने रोमन कैथोलिक चर्च को पश्चिमी रोमन साम्राज्य को दान में दे दिया। और उसका वो एक दिखाते थे कि उसने जारी किया है, लेकिन वो जाली था। ये किसने बताया? लोरेंजो वल्ला ने बताया कि कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट का जो ये पत्र दिखाते हैं या उसका जो आदेश दिखाते हैं वो जाली है, उसने जारी नहीं किया। तो उसकी जो इसकी एक डिक्लेमेशन है, वो डिक्लेमेशन का मैं पूरा नाम बोल देता हूँ, साइड में लिख भी देता हूँ कि डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। उसमें वो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन को उसने जाली घोषित कर दिया। डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन ने क्या डोनेट किया कि उसने पूरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य ही कैथोलिक चर्च को, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, उसको डोनेट कर दिया था। तो उसका जो डिक्लेमेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन को जाली बताया? तो लोरेंजो वल्ला ने बताया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर एक है लियोन बतिस्ता अल्बेर्ती। लियोन बतिस्ता अल्बर्ती, इसकी इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में मैं साइड में लिख देता हूं और यहां पर मैं आपको इसको बोल के बता देता हूं। डे पिक्चूरा, ये ऑन पेंटिंग पर है उसकी रचना, ऑन पेंटिंग भी इसको कहते हैं, डे पिक्चूरा। इसके अलावा इसकी एक बुक है 10 बुक्स ऑन आर्किटेक्चर, 10 बुक्स ऑन आर्किटेक्चर, जैसा कि आप साइड में यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा द फैमिली इन रेनेसा फ्लोरेंस, या इसको ऑन द फैमिली नाम की किताब भी कहते हैं, ये किताब भी इसकी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद में अगला नाम है लुडविको एरियोस्टो। लुडविको एरियोस्टो या एरियोस्टो कह दीजिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो आपको याद रखनी है और एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओरलैंडो फ्यूरियोसो। ओरलैंडो फ्यूरियोसो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और इसकी दो और रचनाओं के बारे में भी आप याद रख लें। एक तो है आर्केडिया और एक है जैकोपो सन्नाजारो। आर्केडिया और जैकोपो सन्नाजारो। ये जो जैकोपो सन्नाजारो है ये देहाती चरवाहों से संबंधित इसके अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में कुछ और भी यहां पर साहित्यकार हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बच जाते हैं मैकियावेली। मैकियावेली या मैकियावेली भी आप इसको लिख सकते हैं, निकोलो मैकियावेली। ये भी फ्लोरेंस का था और इसकी प्रसिद्ध किताब के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इसकी प्रसिद्ध किताब है द प्रिंस। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जब देखिए एक फ्लोरेंस के अंदर आपको एक परिवार का नाम याद रखना है, मेडिची। हालांकि किताबों में मेडिसी लिखा है लेकिन सही उच्चारण है इसका मेडिची। नेटफ्लिक्स पर इनकी एक सीरीज भी है जिसका दूसरा सीजन भी अभी पीछे आया था, मेडिची परिवार। काफी प्रसिद्ध थे और इस परिवार से एक पोप भी बने थे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लियो 10वां है, वो मेडिची परिवार से ही था। तो मेडिची परिवार 1494 में सत्ता से बाहर हो गया एक बार के लिए। हालांकि वो दोबारा भी आते हैं जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर आक्रमण किया, तो मेडिची परिवार वहां से सत्ता से बाहर हो गया। फिर 1498 में मैकियावेली को मौका मिलता है राज्य की सेवा में आने का और वो सेकंड चांसलर और सेक्रेटरी बनता है। काम क्या होता है उसका कि दूसरे राज्यों में जो डिप्लोमेटिक मिशन जाते हैं उसका वो नेतृत्व करता मतलब बातचीत करने के लिए दूसरे राज्यों वगैरह के साथ में। तो एक बार वो जब रोम गया हुआ था, तो जब वो रोम में रुका कई दिन, तो वहां वो एक व्यक्ति से काफी प्रभावित हुआ और उस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेजारे बोर्जिया। सेजारे बोर्जिया ये एक इंपॉर्टेंट नाम है। कौन था ये? एक पोप हुआ करते थे, रोड्रिगो बोर्जिया। पोप बने वो अलेक्जेंडर 6। रोड्रिगो बोर्जिया पोप अलेक्जेंडर 6 के नाम से पोप बने, उनका बेटा था ये। और ये खुद भी कार्डिनल था। सेजारे बोर्जिया खुद भी एक कार्डिनल था। कार्डिनल देखिए आप नहीं जानते तो देखिए सबसे ऊपर पोप है, पोप के बाद में हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, कार्डिनल है। फिर उसके बाद में होता है आर्च बिशप। आर्च बिशप होते हैं कई, कार्डिनल भी कई होते हैं। फिर उसके बाद में बिशप होते हैं, उसके बाद में पादरी होते हैं। ये पदानुक्रम है ईसाई धर्माधिकारियों का, पोप, कार्डिनल, आर्च बिशप, बिशप, पादरी। पोप की मृत्यु के बाद में कार्डिनल्स में से भी किसी एक को पोप चुना जाता है। तो ये कार्डिनल था सेजारे बोर्जिया और इसका जो पिताजी है जो कि अलेक्जेंडर 6 के नाम से पोप बना और उसका नाम था रोड्रिगो बोर्जिया। रोड्रिगो बोर्जिया उसका बेटा था। तो ये खुद कार्डिनल था। इसने वहां सत्ता प्राप्ति करने के लिए साम दाम दंड भेद जो जितनी नीतियां अपनाई, काफी प्रयास किए उसने और हर प्रकार की नीति, वो सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि युद्ध और प्यार में सब जायज है, तो वो नीतियां ये अपनाता था। तो ये जो प्रिंस का लेखक है मैकियावेली, ये उससे काफी प्रभावित हुआ और उसकी जो रचना प्रिंस है वो इस पर बेस्ड है, इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। उसका जो मूल कथानक है वो सेजारे बोर्जिया से उसने इंस्पायर होकर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कई सारी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलती। सेजारे बोर्जिया जो एक कार्डिनल था और पोप अलेक्जेंडर 6 का बेटा था, उससे प्रभावित होकर उसने द प्रिंस में काफ़ी सारी बातें, और उसमें यह बताता है कि वही सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की नीतियां एक राजा अपना सकता है। एक राष्ट्र के हित में वो ऐसा कुछ भी कर सकता है, इस प्रकार की वो काफ़ी सारी बातें उसके अंदर लिखता है। अब उसके ये 1498 में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मेडिची परिवार जब सत्ता से बाहर निकलता है उसके बाद में ये वहां पर राज्य की सेवा में आता है। जब मेडिची दोबारा सत्ता में आते हैं शायद 1512 के आसपास, फिर वो कोशिश करता है और उसके लिए वो कुछ किताबें वगैरह भी लिखता है मेडिसीज को प्रभावित करने के लिए। तो यहां पर अब एक तो प्रिंस हो गई इनकी किताब, अब उसकी कुछ और जो रचनाएं हैं उसका मैं नाम बोल रहा हूं, आप साइड में लिख लेना उसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। द आर्ट ऑफ वार, द आर्ट ऑफ वार ये किसकी इंपॉर्टेंट रचना है। बेल्फागोर एक शॉर्ट स्टोरी है मैकियावेली की, काफी इंपॉर्टेंट है बेल्फागोर। देखिए मैकियावेली की सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। बेल्फागोर एक शॉर्ट स्टोरी है। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी ये इसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई है। द प्रिंस भी उसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई है 1532 में।
1532 में। मृत्यु कब हुई इसकी? 1527 में। 1527 में इसकी मृत्यु होती है। ये इसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित होती है द प्रिंस। इसके अलावा द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी है, वो भी इसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित होती है 1531 में। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी कब प्रकाशित होती है? 1531 में। तो इसकी किताबें होंगी द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, एक इसका जो बेल्फागोर शॉर्ट स्टोरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका एक नाटक है मैंड्रागोला, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस का इतिहास भी लिखा। हालांकि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नाम से तो कई किताबें होंगी, क्योंकि कईयों ने फ्लोरेंस का इतिहास लिखा होगा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी मैकियावेली ने लिखी है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, आपको याद रखनी है। तो ये तो साहित्य की या जो भी किताबें हैं, कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो हो गई इटालियंस की। अब इटालियंस के अलावा उत्तरी यूरोप में आल्प्स पर्वत के उस पार किस किस ने क्या लिखा पुनर्जागरण काल के दौरान, वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं जर्मनी के बारे में आपको बताऊं, जर्मनी के कौन कौन से रचनाकार उस समय के महत्वपूर्ण हैं? पीटर ल्यूडर हैं, जैकब बिमफेलिंग है, रोडोल्फ एग्रिकोला हैं, काफ़ी सारे हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको मतलब जो कोनराड सेल्टिस हैं, ये इस प्रकार के नाम हैं। यदि आपको मतलब पश्चिम के बारे में ही कोई आपकी कोई एग्जाम हो तो वो अलग बात है, बाकी विश्व इतिहास में आपको इस प्रकार के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। उल्रिच वॉन हटन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको मतलब मैकियावेली वगैरह से कम इंपॉर्टेंट मत समझना बुक्स में। यदि आप मतलब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी वगैरह के बारे में मान रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है उल्रिच वॉन हटन। और इसका एक कथन है कि पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है। इसका एक इंपॉर्टेंट कथन है कि पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है, ये आप लिख लीजिए। पोप हिमसेल्फ इज ए एनिमी ऑफ जीसस, ये उसका एक प्रसिद्ध कथन है। इसकी किताब देखिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, लेटर्स ऑफ ऑब्सक्योर मैन। ये उल्रिच वॉन हटन ने अकेले ने नहीं लिखी है, इसके साथी जो लेखक हैं उसका नाम भी आपको याद रखना है, क्रोटस रूबिनस। साइड में मैं दिखा रहा हूं यहां पर, क्रोटस रूबिनस। इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट किताब है। और ये जो बाद में हम एक हॉलैंड के लेखक हैं इरेस्मस, उसकी जो प्रेज ऑफ फॉली है उससे मिलती जुलती किताब है, मतलब उसका कथानक भी लगभग वैसा ही है। फिर उसके बाद में जर्मनी के दूसरे हैं हांस साचो, इस प्रकार से हांस साचो, ये दूसरे इंपॉर्टेंट हैं जर्मनी में। इसकी किताब है द नाइटिंगेल ऑफ विटनबर्ग। किताब क्या है? एक गीत है द नाइटिंगेल ऑफ विटनबर्ग, जो कि उसने मार्टिन लूथर की प्रशंसा में लिखा है। मार्टिन लूथर के बारे में, प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में, एंग्लिकन चर्च के बारे में हम जो अगला वीडियो होगा धर्म सुधार आंदोलन का, उसमें चर्चा करेंगे। तो मार्टिन लूथर पर उसने एक गीत लिखा द नाइटिंगेल ऑफ विटनबर्ग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग का था, एक मोची था वैसे ये, लेकिन ये इसकी एक जो गीत है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जर्मनी की बात होगी। इसके बाद में हम बात करें इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जो जोफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स वगैरह ये तो सामान्य तौर पर किताबों में आती हैं, लेकिन मैं क्रम से इसकी सारी लिखवा देता हूँ। इंग्लैंड की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? जोफ्री चौसर की एक तो कैंटरबरी टेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में देखिए किताबों में गलती क्या दी गई है। कई किताबों में कैंटरबरी टेल्स में 120 कहानियां नहीं हैं। उसने प्लान किया था कि मैं 120 कहानियां लिखूंगा, लेकिन वो 120 लिख नहीं पाया। उसने लिखी कितनी? 24। और उसमें भी कहा जाता है कि एक दो तो अधूरी हैं, पूरी वो लिखी ही नहीं। तो 120 का प्लान किया था, लिखी कितनी? 24। उसमें भी एक दो अधूरी है, लेकिन कितनी कहानियां हैं उसके अंदर? 24 स्टोरीज हैं। तो ये कैंटरबरी टेल्स जोफ्री चौसर की, जो कि इंग्लैंड के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पर किसका प्रभाव देखा था? जो द डेकामेरोन अभी मैंने यहाँ लिखवाई थी बोकाचियो की, द डेकामेरोन, जिसमें 100 से अधिक कहानियां हैं, उसका प्रभाव दिखाई देता है किसके ऊपर? जोफ्री चौसर की किताब कैंटरबरी टेल्स के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसको क्या कहा जाता है? इसके बारे में एक कथन है कि इसको अंग्रेजी साहित्य का होमर कहा जाता है। प्राचीन यूनानी मैंने आपको बताया था ना, जिसने इलियड और ओडिसी लिखी थी, तो इसको अंग्रेजी साहित्य का होमर कहा जाता है, अंग्रेजी काव्य का पिता भी कहा जाता है। और इसकी जो और रचनाएं हैं वो भी मैं आपको साथ साथ लिखवा दे रहा हूँ, जैसे मुझे भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं रचनाएं। कुछ मुझे भी देखनी पड़ रही है, नहीं तो इतनी सारी कहाँ मतलब क्रम भूल जाऊंगा मैं, या कुछ बीच में रचनाएं भूल जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। इसकी और कौन सी रचनाएं हैं? एक इसकी रचना इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख लीजिए, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड
क्रेसिडा। हालांकि ट्रोइलस एंड क्रेसिडा पात्र हैं, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने लिखा है, बाद में कईयों ने लिखा है, शेक्सपियर ने भी लिखा है इसके बारे में। तो ये मतलब आ जाए तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन जोफ्री चौसर ने इसके ऊपर लिखा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में अगले हैं थॉमस मोर। थॉमस मोर ये इंपॉर्टेंट है, जोफ्री चौसर इंपॉर्टेंट है, थॉमस मोर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी किताब आप सभी जानते हैं, यूटोपिया, जिसमें एक वो काल्पनिक मतलब किसी द्वीप का वर्णन करता है कि वहाँ पर मतलब एक आदर्श स्थिति का वर्णन करता है जहाँ पर समतावादी समाज है, इस प्रकार का। तो यूटोपिया, और इस पर मान लो इसके बाद देशद्रोह का मुकदमा भी लगा दिया गया था, मृत्युदंड भी हुआ, और इसका जो लंदन के जो ब्रिज है उसके ऊपर इसका मतलब कटा हुआ सर टांग दिया गया था। किसका? थॉमस मोर का। तो इसकी रचना है यूटोपिया, जो आपको याद रखनी है। मतलब इसको जो सॉरी मुझे याद आ रहा है कि इसका जो देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था वो इसकी किताब पर नहीं, इसने जो इंग्लैंड का राजा था जो ईसाई वहाँ के चर्च का अध्यक्ष बन रहा था या ईसाई विश्व का धार्मिक अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी उसने आलोचना की थी और उसको मानने से इनकार कर दिया उसने कि इसको मैं ईसाई विश्व का अध्यक्ष क्यों मानूं। तो उसके कारण उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और इसको मृत्युदंड दिया गया था और इसका गला काटकर वहाँ पर लटकाया गया था। तो ये बात है थॉमस मोर के बारे में। तो इसकी यूटोपिया है, ये आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में एलिजाबेथ जो महारानी है, एलिजाबेथ फर्स्ट, उसका शासनकाल, उसके शासनकाल में काफी सारे नाटककार कवि वगैरह हुए। तो उसके शासनकाल को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड यानी गाने वाली चिड़ियाओं का घोंसला कहा जाता है। नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स किसका शासनकाल कहा जाता है? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का। इसमें क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर या बेन जॉनसन इस प्रकार के नाटककार हुए जो कि काफी प्रसिद्ध थे। हालांकि इनकी जो रचनाएं हैं वो पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है। जैसे शेक्सपियर के काफी सारे नाटक हैं लेकिन पुनर्जागरण से उनको संबंध हम नहीं दिखा सकते। तो आप चाहें तो शेक्सपियर के कुछ नाटक आप जो उनके जो प्ले हैं वो उनके नाम याद कर सकते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के भी पुनर्जागरण में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि क्रिस्टोफर मार्लो की नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्जागरण के मतलब अंदर आप उनको शायद नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके नाटकों के बारे में मैं आपको कुछ एक नाम बता देता हूं, आप लिख सकते हैं। एक तो तैमूरलंग द ग्रेट, तैमूरलंग द ग्रेट ये इसका नाटक है। और द जू ऑफ माल्टा, द जू ऑफ माल्टा डॉक्टर फोस्टस, और ये यही याद आ रहा है। एक एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड, तैमूरलंग द ग्रेट, एडवर्ड सेकंड, द जू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फोस्टस, ये इसके 4 प्रसिद्ध नाटक हैं, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे विलियम शेक्सपियर के काफ़ी नाटक हैं, वो मैं नहीं लिखवा रहा आपको। इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट है बहुत, थॉमस होब्स। थॉमस होब्स उसकी एक रचना है, ये इंग्लैंड का फिलोसफर था और उसकी रचना का आप नाम यहाँ पर लिख लीजिए, लेवाइथन। लेवाइथन जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। फिर एक एडमंड स्पेंसर की किताब का नाम आप याद रख लीजिए, द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन ये एक इंपॉर्टेंट है। एक फ्रांसिस बेकन की किताब का द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये फ्रांसिस बेकन की है, ये आपको याद रखनी है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर जो मैंने आपको बताई वो पुनर्जागरण काल से कम संबंधित है, हालांकि फ्रांसिस बेकन की संबंधित है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लैंड में कुछ मतलब लिख लें, आप याद नहीं भी कर पाए, एक बार देखा हुआ कई बार काम आ जाता है एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है इरास्मस या इरेस्मस या इरास्मस, हॉलैंड के, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इसको मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। मानववादियों का राजकुमार, यूरोप का विद्वान भी इसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये पुनर्जागरण के अंदर, इरेस्मस। इसकी किताब इन द प्रेज ऑफ फॉली या सिर्फ आप कहें प्रेज ऑफ फॉली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्खत्व की प्रशंसा में इसकी किताब है। इसके अलावा भी इसकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो आपको जरूर जरूर याद रखनी है। कोलोक्वीज, कभी नहीं भूलें आप इसकी रचना, कोलोक्वीज। इसका जो लैटिन शब्द है ये कोलोक्वीज, वैसे इसका मतलब इंग्लिश में डिस्कशंस होता है, डिस्कशंस। इसकी जो एक और रचना है द कंप्लेंट ऑफ पीस, द कंप्लेंट ऑफ पीस। और एक इसकी चौथी बुक आप याद रखेंगे, हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन नाइट, हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन नाइट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, चारों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरेस्मस महत्वपूर्ण किरदार है पुनर्जागरण का, तो इसकी किताबों को आप न भूलें। फिर उसके बाद में अगले हैं मिगुएल सर्वेंटीज। मिगुएल सर्वेंटीज की एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉन क्विक्सोट। स्पेन के हैं ये, अब मैं हॉलैंड से, ये हॉलैंड के हैं, ये स्पेन के। सबसे पहले हमने इटली की बात की, उसके बाद में जर्मनी की बात की, फिर इंग्लैंड की बात की, अब हम
हॉलैंड के एक की इरेस्मस की बात की, अब हम स्पेन की बात करें, यानी इटली से हम फिर बाद में गए हैं उत्तरी यूरोप की तरफ। हाँ, तो ये स्पेनिश की मैं बता रहा हूँ आपको, डॉन क्विक्सोट किसकी रचना है? ये मिगुएल दे सर्वेंटिस की। ये इंपॉर्टेंट है डॉन क्विक्सोट। इसमें एक खास बात इसकी कहते हैं कि मेरी वास्तविक इच्छा यह है कि मानव जाति को शूरवीरता की झूठी और मूर्खतापूर्ण कहानियों से अवगत कराना। वो कहता है कि मेरी वास्तविक इच्छा, मैं बोल रहा हूं कि मेरी वास्तविक इच्छा मानव जाति को शूरवीरता की झूठी और मूर्खतापूर्ण कहानियों से अवगत कराना है। यह कथन किसका है? मिगुएल दी सर्वेंटीज। ये इसमें डॉन क्विक्सोट में ही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में फ्रांसिस राबले, हालांकि स्पेलिंग में आपको रेबेलियस जैसा दिख रहा है, लेकिन फ्रांसिस राबले उच्चारण इसका ऐसा ही होता है। ये फ्रांस के हैं, अभी हम फ्रांस की ओर आ गए हैं। तो फ्रांस के फ्रांसिस राबले की किताब है गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल। गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल। देखिए मैं इतनी चीजें लिख नहीं सकता, इसलिए मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल। हालांकि ये 5 किताबों की श्रृंखला है। किसी का नाम गार्गेंटुआ है, किसी का पेंटाग्रुएल है, किसी का गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल है, ये 1-2 और भी नाम, लेकिन संपूर्ण इस 5 किताबों को गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल, ये 2 आदमियों के नाम है, एक पिता है एक पुत्र है, उसके बारे में है ये किताबें। तो इसकी किताब को नया संदेश भी कहा जाता है। किताब का नहीं, उसकी इस कृति को, उसके इस काम के कारण उसकी किताब को नया संदेश भी कहा जाता है। तो फ्रांसवा राबले की गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल, और बाकी बातें भले ही जो मैंने बोली है वो मत याद रखें, लेकिन गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल राबले की, फ्रांसवा राबले या फ्रांसिस या फ्रैंकोइस भी कह सकते हैं, उच्चारण इसको फ्रांसवा बोलते हैं। अलग अलग तरीके हैं इटालियन में, फ्रेंच में इनके बोलने के। तो फ्रैंकोइस रेबेलिस या इसको फ्रांसवा राबले कहेंगे। उसकी इंपॉर्टेंट किताब है ये गार्गेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल। फिर इसके बाद में उसके साहित्य के बारे में एडिथ शेल का एक कथन है। एडिथ शेल ने फ्रांसवा राबले के साहित्य के बारे में कहा है कि उसके साहित्य का, किसके? राबले के साहित्य का मूल मंत्र था प्यास। कौन सी प्यास? बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास। इसके बारे में कौन कहता है ये कथन? एडिथ शेल। एडिथ शेल कहता है। फिर एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, एडिथ शेल वाला भले ही आपको इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, उसको आप पहले छोड़ भी दें, लेकिन एक इसका जो खुद का कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है। केवल मनुष्य ही हंस सकता है, फ्रांसवा राबले। ये एक इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में फ्रांस का ही एक और है, मिशेल दे मोंटेन्यू। मिशेल दे मोंटेन्यू, हालांकि आपको मोंटेग्ने जैसा दिख रहा है, लेकिन उच्चारण होगा मिशेल दे मोंटेन्यू। इसकी एक इंपॉर्टेंट किताब है, या जो इसके ऐसे हैं वो प्रसिद्ध हैं, द ऐसे ऑफ मोंटेन्यू। द ऐसे ऑफ मोंटेन्यू ये काफी प्रसिद्ध हैं। और इसका एक कथन मैं आपको बताता चलूं, यहां पर कई बार कथन आ जाते हैं कि जीवन सुख में नहीं दिलचस्प है, इसलिए मौज से जीना और सम्मान पूर्वक मरना चाहिए। जीवन सुख में नहीं दिलचस्प है, इसलिए मौज से जीना और सम्मान पूर्वक मरना चाहिए। ये कथन है मिशेल दे मोंटेन्यू का। तो ये बहुत सारी, मैं आपको कहूं कि हालांकि कईयों को ये लग सकता है काफ़ी बता दी, लेकिन पीजीटी में कई बार जो, या खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व के इतिहास में ही हमें इतना सब कुछ करना है। पूरे विश्व के इतिहास में इतने फैक्ट नहीं है, बाकी टॉपिक्स में बहुत सी बातें सिर्फ समझने की हैं और थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं। पुनर्जागरण में सबसे ज़्यादा फैक्ट हैं, और ये मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत होती है और बच्चों को याद करने में भी तो प्रॉब्लम होती ही है। तो ये इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। देखिए मैं फैक्ट छोड़ नहीं सकता, सिर्फ मैं साथ साथ ये बता सकता हूँ कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही इन पर ध्यान दे पाए। अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की, चित्रकला की, चित्रकला के बारे में। अब आर्ट की यदि आप बात करेंगे तो यूरोप के अंदर पुनर्जागरण काल के दौरान सबसे ज्यादा विकास हुआ आर्ट के क्षेत्र में। और आर्ट में भी यदि आप बात करेंगे तो कौन सी आर्ट में? पेंटिंग में, चित्रकला का सबसे ज्यादा। तो चित्रकला के क्षेत्र में खासतौर से, जैसे हर क्षेत्र में ही इटली के ही अगुवा थे, तो इटली के अलग अलग जो मुख्य शहर हैं, फ्लोरेंस है, वेनिस है, रोम में, उसमें अलग अलग मत समूहों का विकास हुआ आर्ट ऑफ स्कूल का। जैसे फ्लोरेंस स्कूल ऑफ आर्ट, वेनिस स्कूल ऑफ आर्ट, रोम स्कूल ऑफ आर्ट। यानी उनकी जो चित्र बनाने के तरीके हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कोई गहरे रंगों का प्रयोग करता है, कोई प्रकृतिवाद के निकट है, मतलब इस प्रकार की बातें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियोटो की। जियोटो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, फैक्ट्स के अलावा भी, वो मैं आपको बता दूंगा। जियोटो, या इसको आपको कई इतिहास की हिंदी की जो किताबें हैं उनमें इसका नाम जोतो भी मिलता है। जोतो, ये फ्लोरेंस का था। फ्लोरेंस की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले।
सबसे पहले हम फ्लोरेंस की बात करेंगे, फिर मतलब इटली के और शहरों की बात करेंगे, बाद में उत्तरी यूरोप की बात करेंगे, जैसा कि हमने साहित्य के क्षेत्र में किया है। इन्होंने एक नई तकनीक, फ्रेस्को बोलते हैं जिसको, भित्ति चित्रों को, जो दीवार के ऊपर, इसने चर्च की दीवारों के ऊपर चित्र बनाए, तो इसने एक नया तरीका निकाला। क्या नया तरीका निकाला कि वो पहले दीवार के ऊपर प्लास्टर कर देता था, उसके बाद में जब प्लास्टर गीला होता था उसी समय वो चारकोल से उसके ऊपर रेखाकृतियां बना दिया करता था और उन रेखाकृतियों में रंग भर दिया करता था। तो ये एक नई शैली थी जिसको फ्रेस्को नाम दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। फ्रेस्को इसकी शुरुआत की थी। फिर वो और इसके जो शिष्य थे या इसके अनुयायी थे, उन्होंने एक और तरीका, मतलब लकड़ी के बोर्ड के ऊपर चित्र बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अंडे की जो सफेदी है उसका प्रयोग किया। अंडे की सफेदी के अंदर रंग मिलाकर वो चित्र तैयार करते थे। इस विधि को कहते थे टेम्पोरा। टेम्पोरा यानी कास्ट बोर्ड के ऊपर अंडे की सफेदी में रंग मिलाकर जो चित्र बनाने की कला थी उसको टेम्पोरा कहा जाता है। हालांकि बाद में टेम्पोरा का उपयोग बंद हो गया इस विधि से। बाद में तेल चित्रों का, जो ऑयल पेंटिंग्स हैं, उनका जमाना आ गया। जो फ्लेमिश थे, मतलब बेल्जियम वाले, उन्होंने इसकी शुरुआत की, ऐसा माना जाता है, जो तेल चित्रों का प्रयोग है। लेकिन बाद में पूरे यूरोप में ऑयल पेंटिंग्स पर काम होने लगा। टेम्पोरा वाला, ये जो अंडे की जर्दी मिलाकर जो काम था, ये टेम्पोरा विधि बंद हो गई। इनकी जो प्रसिद्ध इसका जो चित्र है, एक इसमें प्रसिद्ध चित्र है इसका किस ऑफ जूडास। यह इसका एक दूसरा नाम भी हमें देखने को मिलता है, बिट्रेयल ऑफ क्राइस्ट। यानी जूडास वो शिष्य है, वो 12 शिष्यों में से एक है जो इसको धोखा देता है। तो बिट्रेयल ऑफ क्राइस्ट भी कह सकते हैं, यानी क्राइस्ट को धोखा देना, इस प्रकार का। तो ये चित्र में, ये जो नाम है वो पहले की तरह ही मैं साइड में लिखूंगा ताकि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसके अलावा द मीटिंग ऑफ द गोल्डन गेट, सॉरी, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट, ये एक इसकी उसमें सेंट जोकिम और सेंट एने आपस में जो पुनर्मिलन होता है उससे संबंधित चित्र है ये। और ये मैरी के माता पिता हैं। मैरी कौन है वो भी अगर आपको नहीं पता तो जीसस की माँ है वो। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं। किस ऑफ जूडास हो गया, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट हो गया। इसके अलावा तीसरा है इसका सेंट फ्रांसिस रिसीविंग द स्टिग्मेटा। सेंट फ्रांसिस रिसीविंग द स्टिग्मेटा, इस प्रकार का चित्र है ये कि जो सेंट फ्रांसिस है वो कई दिनों से उपवास कर रहे हैं, लगभग 40 दिन से। और उसके बाद एक दिन सूर्योदय के समय उनको और उनके शिष्यों को जीसस क्राइस्ट आते हुए दिखाई देते हैं आकाश से, जिनके मतलब 6 पंख हैं। और वो उनको मतलब स्टिग्मा देते हैं, मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उसके हाथों और पैरों में कील वगैरह के निशान थे, वो निशान उसके पड़ गए हैं और क्राइस्ट गायब हो गए हैं। इस प्रकार का एक चित्र दर्शाता हुआ, उस चित्र का नाम है सेंट फ्रांसिस रिसीविंग द स्टिग्मेटा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इनका है। और इसके अलावा इसकी जो चित्र है द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, नरसंहार, जनसंहार कह सकते हैं। इनोसेंट्स का मतलब निर्दोषों का, तो निर्दोषों की हत्या। देखिए ये द इनोसेंट ऑफ मैसेकर है, या इस प्रकार के जो चित्र हैं इसमें आपको कई बार कि आपको लग सकता है कि किसी आपको दूसरी किताब में मिल जाए कि सर ने तो बताया था कि जियोटो का चित्र है जबकि इसमें दूसरे का दे रखा है। ये जो ज़्यादातर धार्मिक चित्र हैं ये बाइबल की घटनाओं से प्रेरित है। बाइबल की कुछ घटनाएं हैं, उनके शीर्षक हैं, उनके चित्र हैं। तो ऐसे चित्र किसी एक कलाकार ने नहीं बल्कि अनेकों कलाकारों ने बनाए हैं। तो इसमें जैसे एडोरेशन ऑफ मैगी है, वो आगे 2 कलाकारों का, उनका मैं नाम बताऊंगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जो किसी एक कलाकार ने नहीं अनेक कलाकार ने बनाए हैं, लेकिन जिनके ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उनके ही मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको कहीं देखने को मिल सकता है कि एक ही चित्र आपको किसी दूसरे जो चित्रकार हैं उसके नाम के साथ मिल जाए उसका नाम। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइबल की घटनाओं पर आधारित चित्र है ये। तो ऐसे चित्र एक ने नहीं, कई सेम नाम से कई कलाकारों ने ऐसे चित्र बनाए होते हैं। फिर इसका एक है लेमेंटेशन, जियोटो की रचना है, रचना कह रहा हूँ मैं। इसका चित्र है लेमेंटेशन, द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट, ये आप देख सकते हैं। और एडोरेशन ऑफ द मैगी, जैसे इसका है ना द एडोरेशन ऑफ मैगी, आगे किसी और का भी आएगा एडोरेशन ऑफ मैगी। तो ये हो गया द फ्लाइट इनटू इजिप्ट, द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। ये इतने हैं, ज़्यादा आपको याद रखने के नहीं है। शुरू वाले जो 3-4 हैं वो आप याद रख सकते हैं। मैसेकर ऑफ इनोसेंट तक के 4 याद रख लेंगे, काफ़ी है। लेकिन फिर भी आप एक बार देखा हुआ हो तो कई बार याद आ जाता है। फिर एक इसकी एक घटना है कि इसने एक चित्र बनाया और उसमें किसी के चेहरे पर एक मक्खी बनाई हुई थी, मक्खी। तो वो मक्खी इतनी रियल लग रही थी कि मतलब देखने वालों को लगता है कि ये मतलब वास्तव में ही फोटो के ऊपर ऐसा उसने 3D इफेक्ट उस फोटो के अंदर बनाया हुआ था कि वो मक्खी रियल लग रही थी। तो कहा जाता है कि जो इटालियन पेंटर, वो शायद इसका गुरु भी था, चिमाबुए या किम्बुए बोलते हैं उसको, नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, किम्बुए।
मतलब उसने उस चित्र को देखकर उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, उसको लगा कि ये रियल मक्खी है। तो ये इससे रिलेटेड एक बात थी जो कि बुक्स में हमें देखने को मिलती है। अब ये जो इसकी पेंटिंग्स है जियोटो की, ये पुनर्जागरण काल के पहले की बात है। पुनर्जागरण काल में क्या परिवर्तन आएगा कि टेम्पोरा के स्थान पर ऑयल पेंटिंग्स का काम होने लगा है, विषय वस्तु चेंज हो गई है, धार्मिक चित्रों के अलावा भी चित्र बनने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक चित्र अब बन नहीं रहे, धार्मिक चित्र पुनर्जागरण काल में भी बने हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य प्रकार के चित्र भी बनने लगे हैं। और मानव के जो बॉडीज को दिखाने वाले चित्र हैं, जो मतलब न्यूड हैं, वो चित्र भी बनने लगे हैं, जो कि मध्यकाल में नहीं बन पाते थे। तो वो एक बदलाव आया है, विधि में बदलाव आया है। इसके अलावा 3D इफेक्ट, जो त्रिआयामी चित्र हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, यानी जो लाइट और शेडो है उसको दिखाने का, प्रकाश और अंधकार को मतलब प्रदर्शित करने का एक बढ़िया तरीका उन्होंने एक तकनीक ईजाद कर लिया। उसके आधार पर वो बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं जो मतलब रियल लगते हैं, 3D टाइप के लगते हैं। तो ये एक तरीका है। और इससे संबंधित जो 3D चित्र बनाते हैं उसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है जिसका मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। ये नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बाद में एडिट में लिख दूंगा। इसको एक विशेष नाम था इसका, जो ये जो 3D चित्र बनाने वाली जो कला है, इसके लिए एक विशेष नाम इस्तेमाल किया जाता था। तो ये काफी सारे बदलाव आए हैं पुनर्जागरण कालीन चित्रकला के दौरान। अब हम बात करते हैं फ्लोरेंस के पेंटर्स की। ये जो पुनर्जागरण कालीन पेंटर हैं ये अब शुरू होते हैं, ये पुनर्जागरण कालीन नहीं है, उससे पहले के हैं। मसासियो, सबसे पहले मसासियो काफी प्रतिभावान पेंटर थे जिनकी 27 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनका काम अगले 100 सालों तक इनके लिए प्रेरणा देता रहा और आज भी देता रहा है। तो मसासियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चित्रों की बात करें तो होली ट्रिनिटी। अब ये देखिए, ये चित्र आपको कई विद्वानों का मिलेगा। मसासियो का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एल ग्रेको, बाद में एक मैं बताऊंगा आपको, एल ग्रेको नाम के एक पेंटर आएंगे, उनका भी ये चित्र है। फिर इसके अलावा इनका एक दूसरा चित्र है द ट्रिब्यूट मनी। फिर इसके बाद में एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन, यानी आदम और ईव को जब वो सेब वगैरह खा लेते हैं तो उनको जो गार्डन से निकाला जाता है वो दिखाया गया है। जो पहले मनुष्य और औरत माने जाते हैं जिनको पृथ्वी पर भेजा गया, एडम और ईव का, उनका रिलेटेड चित्र है। वो चित्र भी शायद कईयों ने बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसासियो का है वो प्रसिद्ध है। तो आपके अभी एग्जाम में आए तो भी एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन, तो आप मसासियो का बताएंगे। उसको नग्न दिखाया गया है दोनों को, क्योंकि उस समय वो कपड़े नहीं है, उनको मतलब नग्न भेजा गया है पृथ्वी के ऊपर। तो वैसा का वैसा उन्होंने प्रदर्शित किया है, हालांकि वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता इमेज। फिर इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है सैंड्रो बोटिसेली, फ्लोरेंस के हैं ये भी, सैंड्रो बोटिसेली। इनकी इंपॉर्टेंट जो चित्र हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये खास तौर से प्रसिद्ध थे महिलाओं के न्यूड चित्र बनाने में, बिना कपड़ों के चित्र बनाने में के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है प्राइमवेरा, बसंत प्राइमवेरा, या उसको द एलिगोरी ऑफ स्प्रिंग, द एलिगोरी ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट चित्र है। द बर्थ ऑफ वीनस बहुत प्रसिद्ध है, द बर्थ ऑफ वीनस। और तीसरी द मिथिकल नेटिविटी, ये सैंड्रो बोटिसेली के बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि ये जो सेवानरोला, आपको कई बार नाम देखने को मिलेगा ये मध्यकाल में, सेवानरोला या नेरोला बोलते हैं, एक ईसाई धर्मोपदेशक था। उसकी शिक्षाओं के प्रभाव में आ गया और बाद में इसकी कला पर भी प्रभाव पड़ा, और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं रह गया सैंड्रो बोटिसेली। सेवानरोला के कारण इटालियन जो पुनर्जागरण कालीन कला है वो काफ़ी प्रभावित हुई। कई सारे जो कलाकार हैं वो इसके प्रभाव में आ गए थे, इसके जो धार्मिक उपदेश हैं उसके प्रभाव में आ गए थे। तो ये कुछ बातें हैं। फिर उसके बाद में अगले हैं 3 नंबर पर जो आपको याद रखना है, लियोनार्डो दा विंची। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं आज तक के ये लियोनार्डो दा विंची। ये भी फ्लोरेंस के हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यानी ये चित्रकार भी हैं, पेंटर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, आविष्कारकर्ता भी हैं, और स्थापत्य कला वालों को क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट भी हैं ये, और भी मतलब ये गणितज्ञ भी हैं। और इसने मतलब जो जहाज वगैरह की, एक हेलीकॉप्टर की डिज़ाइन या टैंक की डिज़ाइन और एक नाव की डिज़ाइन, इस प्रकार की भी काफ़ी सारी डिज़ाइन बनाई, यानी मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी था ये, इसको पता नहीं क्या क्या आता था। तो इसलिए बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ये, इंजीनियर भी था ये। तो ये कहते हैं मतलब ये सभी कुछ था, एक कंप्लीट मैन इसको बोल देते थे कई बार। तो ये लियोनार्डो दा विंची बहुत प्रसिद्ध हैं फ्लोरेंस के, और इसके चित्रों के बारे में हमें, यहाँ हम चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके चित्रों के बारे में आपको बताऊंगा।
इसके कुछ कथन पहले हम देख लेते हैं। बुद्धिमता अनुभव की पुत्री है, बुद्धिमता अनुभव की पुत्री है, ये लियोनार्डो दा विंची का कथन है। अब ये इसके बारे में, जीवन के बारे में और, विराचियो एक प्रसिद्ध पेंटर था इटली का। जब ये छोटा था तो इसके पिता ने इसको विराचियो के स्टूडियो में प्रशिक्षण लेने के लिए भेज दिया था, विराचियो के स्टूडियो में। जब ये 25 साल का हुआ तो इसने अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया और ये जो मेडिची परिवार था फ्लोरेंस का, उसके संरक्षण में चला गया। फिर उन्होंने इसको संरक्षण दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए चित्र बनाइए, मेडिची परिवार के शरण में। लेकिन इसकी एक कमी थी कि ये टाइम पर चित्र नहीं बनाता था, अधूरी रचनाएं रख देता था। चित्र बनाया, बीच में छोड़ दिया, कोई दूसरा बनाने लग गया, और लंबे लंबे समय, काफ़ी महीने बीत जाते थे, ये चित्र पूरा नहीं करता था। तो इसके कारण मेडिची परिवार है वो काफ़ी मतलब सोचते थे कि ये क्या मतलब हुआ, हम इसको इतना पैसा देते हैं और ये चित्र पूरा ही नहीं करता। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम पूरा क्यों नहीं, तो इसने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा कलाकार नहीं हूँ भाड़े वाला कि पैसा दिया और मैंने चित्र बना दिया। मैं मतलब अपने इंस्टिंक्ट पर काम करता हूँ, मेरे मन में जिस हिसाब से आता है, जब मुझे सही लगता है कि क्या कब बनना चाहिए तभी मैं बना पाता हूँ, ऐसे मैं नहीं बना पाता। तो फिर इन्होंने इसको निकाल दिया। तो वहाँ से वो एक दूसरे स्थान पर जानता है। अब ये यहाँ पर मेडिची में नाम बताता हूँ, कौन है, लोरेंजो द मैग्निफिसेंट या लोरेंजो द ग्रेट जिसको कहा जाता है, उसने इसको संरक्षण दिया था। फिर ये गया मिलान में स्फोर्जा परिवार था। जैसे यहाँ पर मेडिची परिवार है, वहां पर स्फोर्जा परिवार का शासन था। उन्होंने इसको खुली छूट दी कि भाई तुम्हारी जब मर्जी है तब बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे यहाँ रहिए। तो इसने वहाँ काफ़ी सारी रचनाएं की। और इसके बाद में अंतिम समय है इसके जीवन का, तब ये फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस फर्स्ट की शरण में चला गया था, उसके संरक्षण में, फ्रांसिस फर्स्ट के संरक्षण में। अपने जीवन के जो अंतिम 2-3 साल है, 1517 से 19। मिलान से क्यों निकल गया था? क्योंकि मिलान पर आक्रमण हो गया था, और मिलान पर आक्रमण होने के बाद में वो वहाँ से निकल गया, कई बार इटली के शहरों में घूमता रहा। बाद में जीवन के अंतिम समय में ये फ्रांसिस फर्स्ट जो फ्रांस का सम्राट है उसके काल में रहा। मिलान पर किसने आक्रमण किया था? फ्रेंच ने किया था, फ्रांसीसियों ने किया था। फिर ये फ्रांसिस फर्स्ट जो फ्रांस का शासक है उसके संरक्षण में चला गया था, जीवन के अंतिम वर्ष वहाँ गुजारे। ये मतलब इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे ये शाकाहारी था, शुद्ध शाकाहारी था। इसके अलावा जो पिंजड़ों में कैद जो पंछी होते थे उनको ये खरीद लेता था, क्योंकि उसको काफ़ी खुशी होती थी जब वो उनको छोड़ता था। तो ये इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है। और ये मतलब मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जैसे आमिर खान के बारे में कहता है ना कि वो मतलब काफ़ी चुन कर कई सालों में एक फिल्म करता है, तो ऐसे ही ये भी, चाहे घास की एक पत्ती हो, चाहे कोई मतलब झरने का चित्र हो, चाहे कोई छोटे से पक्षी हो, किसी चिड़िया का पंख ही क्यों ना हो, मतलब पूरे रिसर्च के साथ एकदम एक्यूरेट चित्र बनाने की कोशिश करता था। इसके लिए इसने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया और इसने शरीर की चीरफाड़ भी की, यानी शवों को वो ले आता था घर पे और उसकी चीरफाड़ करके ये देखता था कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट कैसे हैं, ताकि एकदम हर प्रकार की जो उसकी हड्डी है, मसल्स हैं, वो सही तरीके से बना पाए। तो शवों की चीरफाड़ करता था, और उस समय शवों की चीरफाड़ करना एक प्रकार से गलत था, मतलब गैर कानूनी था। फिर भी उसने वो किया, और उसके कई प्रकार के चित्र हैं। एक आपने हाथ का चित्र देखा होगा, और उसकी एक 779 पेज की एक किताब भी आती थी, और उस किताब में उसने काफ़ी सारी शरीर से संबंधित काफ़ी सारे चित्र बना रखे थे कि मानव शरीर में किस किस अंग में किस प्रकार से क्या होता है। तो मतलब एक बहुत ही रिसर्च के साथ चित्र बनाने वाला ये व्यक्ति था। तो शरीर की आंतरिक रचनाओं का भी ये अध्ययन करता था, और उसकी इस पर एक 779 पेज की एक पुस्तिका भी उस समय उपलब्ध थी। अब बात करें इसकी रचनाओं की, तो इसका प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा। एक तो मोनालिसा वास्तव में फ्लोरेंस की एक महिला थी, उसका पति फ्रांसिस्को डेल जोकोंडो और उसकी पत्नी का नाम था लिसा डेल जोकोंडो। तो ये लिसा डेल जोकोंडो है, इसी का मोनालिसा नाम से उसने चित्र बनाया, इसलिए इस चित्र को ला जेकोंडा या जेकोंडा भी कहा जाता है। तो एक तो मोनालिसा हो गया, एक इसका वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। फिर एक इसका लास्ट सपर, मोनालिसा से भी इंपॉर्टेंट कई मानते हैं इसको, द लास्ट सपर, जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों का 3-3 का समूह बना हुआ है और उसमें अपने शिष्यों के साथ बैठा है, और तब वो ये कहता है कि आप में से किसी एक शिष्य ने मुझे धोखा दिया है, मतलब मुझे मरवाने के लिए, इस प्रकार से। तो उनके चेहरे पर जो भाव आते हैं उन भावों को उसमें प्रदर्शित किया है। द लास्ट सपर, खाने की मेज पर है वो, तो द लास्ट सपर ये बहुत मतलब सबसे प्रसिद्ध रचना है, चित्र है इसका, द लास्ट सपर। इसके अलावा इसका जो मैंने आपको बताया शरीर विज्ञान वाला, तो इसका एक स्टडीज ऑफ शोल्डर,
स्टडीज ऑफ शोल्डर, मतलब उसमें कंधे के चित्र वगैरह, आप चित्र भी मैं कई सारे ऐड कर रहा हूँ साथ में, वो भी आप देखते चले। तो ये इसका एक चित्र है, मतलब वैसे उसने चित्र नहीं बनाया, उसने दर्शाया था कि भाई कैसे कैसे मनुष्य के कंधे में कैसे मांसपेशियाँ वगैरह होती हैं, तो ये अध्ययन किया था, वो इसका दिखाया जाता है। एक इसका विट्रूवियन मैन, ये एक इसका चित्र है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इसकी रचनाओं के बारे में याद रखना है। फिर एक इसकी किताब, इसने वो किताब नहीं लिखी थी, ट्रिटाइज ऑन पेंटिंग, इसकी वैसे उसने कोई किताब नहीं लिखी थी, यानी पेंटिंग्स के ऊपर वो जो भी अपनी नोटबुक में लिखता था, जो नोट्स बनाता था पेंटिंग्स के ऊपर अपनी नोटबुक में लिखा, उन सब का संग्रह करके एक किताब छापी गई बाद में, ऑन ट्रिटाइज ऑफ पेंटिंग। तो ये लियोनार्डो दा विंची से संबंधित है, द ट्रिटाइज ऑन पेंटिंग। ये किताब भी आप साथ साथ में याद रख लें। अब हम बात करेंगे वेनिस के चित्रकारों की। फ्लोरेंस की बात करनी हमने, वेनिस के 3 चित्रकार काफी प्रसिद्ध हैं, जियोर्जियोने, या इसको हिंदी में हम जॉर्जोने भी लिख सकते हैं। दूसरे हैं टिशियन और तीसरे हैं तिंतोरेत्तो। इंग्लिश में भी मैं नाम लिख दूंगा साथ में। अब इनकी जो चित्र हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। वेनिस के चित्रकारों के चित्र अलग कैसे हैं, जैसे फ्लोरेंस स्कूल ऑफ आर्ट, जो फ्लोरेंस वाले जो चित्रकार हैं वो मतलब दार्शनिक और मतलब मनोवैज्ञानिक प्रकार के जो विषय वस्तु हैं उसके आधार पर चित्र बनाया करते थे। वेनिस के चित्रकार हैं वो शारीरिक इंद्रियां हैं, शारीरिक जो गठन है शरीर का, उसको ज़्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश करते थे और चटक रंगों का प्रयोग भी वो करते थे, सुर्ख ज़्यादा मतलब गहरे रंगों का दिखाने का प्रयास करते थे वो। तो इसके प्रसिद्ध हैं वेनिस के जॉर्जियोने, टिशियन और तिंतोरेत्तो। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स क्या है? जॉर्जियोने की प्रसिद्ध पेंटिंग है टेम्पेस्ट का मतलब तूफान होता है, ये इसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। टिशियन की कई प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसने कई प्रकार के राजाओं के चित्र बनाए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ चार्ल्स पांचवें का इसका चित्र प्रसिद्ध है। पोप पोल थर्ड विद हिज नेफ्यूज, उसके नेफ्यूज के बाद साथ है उसका चित्र है, पोप पोल थर्ड विद हिज नेफ्यूज। और मैन विद ए गोल्डन ग्लो, नहीं सॉरी, मैन विद ए ग्लो, गोल्डन नहीं, मैन विद ए ग्लो, ये शायद एनसीईआरटी में भी एक जगह लिखा हुआ है, दस्ताने पहना हुआ आदमी, ये एक इसका चित्र है। एनसीईआरटी में नहीं, शायद राजस्थान बोर्ड की किताब में था पिछली बारी में। तो ये इसके प्रसिद्ध चित्र हैं, ये आपको याद रखने हैं। टिंटोरेट्टो का एक प्रसिद्ध चित्र आपको याद रख लेना है, बड़ा चित्र, पुनर्जागरण काल में सबसे बड़ा चित्रों की शुरुआत है वो इससे मानी जाती है, पैराडाइज। तो ये आपको याद रखने हैं। अब इसके बारे में मतलब फ्लोरेंस वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं। फिर उसके बाद में रोम के चित्रकारों के बाद में सबसे इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है रफाएल, हिंदी में तो इसको हम सिर्फ राफेल कहते हैं। रफाएल बहुत इंपॉर्टेंट है। रफाएल के जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। इससे पहले ये इसे जो पोप जूलियस सेकंड था और पोप लियो 10वां, पोप जूलियस सेकंड, लियो 10वां मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था। लियो 10वें में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोरेंस का जो मेडिची परिवार है उससे परिवार से ये संबंधित है, ये मेडिची है, नाम इसका असली नाम लियो 10वां, तो जो भी पोप बनता है उसका नाम एक निकाला जाता है। ये जियोवानी मेडिची है, इसका असली नाम क्या था, इंपॉर्टेंट बात है ये, जियोवानी। प्रश्न कैसे आ सकता है कि एक मेडिची परिवार का सदस्य जो पोप बना, कौन था, जियोवानी मेडिची, और किस नाम से पोप बना है ये, लियो 10। किसका बेटा था ये, लोरेंजो का, जो मैंने आपको बताया था ना, लोरेंजो द मैग्निफिसेंट, उसका बेटा था ये जियोवानी मेडिची, जो लियो 10 के नाम से पोप बना। तो लियो 10 एक पोप था और एक पोप जूलियस सेकंड, उसने इनको चर्च में काम दिया, किसको, राफेल को, वेटिकन की सजावट के लिए। अब इसके जो इंपॉर्टेंट चित्र हैं उसके बारे में मैं आपको साइड में आप देख लेंगे, मैं बोल देता हूं। फिर डिस्प्यूटेशन ऑफ द होली सैक्रामेंट, या शॉर्ट में उसको डिस्प्यूटा कहते हैं उस चित्र को। स्कूल ऑफ एथेंस, इसमें चित्रित किया गया है कि एक तो प्लेटो दिखाया गया है, इसमें एक अरस्तु, और प्लेटो जो दिखाया गया है वो लियोनार्डो दा विंची के रूप में दिखाया गया है। तो वो एक तो आकाश की ओर इशारा कर रहा है, एक पृथ्वी की ओर इशारा कर रहा है, उसकी भी एक कहानी है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो ये स्कूल ऑफ एथेंस है। इसके अलावा इसने मेडोना के काफ़ी सारे चित्र बनाए, अलग अलग नाम है, द सिस्टाइन मेडोना, एल्बा मेडोना, मतलब मेडोना के नाम पर मेडोना के काफ़ी सारे चित्र हैं इसके। वो इसमें मेडोना के चित्र किसके प्रसिद्ध हैं, रफाएल के प्रसिद्ध हैं। राफेल कह सकते हैं या रफाएल इसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद में जो
लियोनार्डो के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ये भी उसकी तरह लियोनार्डो दा विंची की तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ये पेंटर भी हैं, स्कल्पचर भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और ये आर्किटेक्ट भी हैं, मतलब स्थापत्य कला में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और ये मतलब पोएट भी हैं, कविता वगैरह भी होगी इनकी एक आध। तो इसका एक कथन पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने क्या कहा कि एक कथन है कि चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं। चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं। ये माइकल एंजेलो का कथन है। ये इसको आप रोम से जुड़ा हुआ भी मान सकते हैं, फ्लोरेंस से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं, दोनों जगह पर इसने काम किया है। जो रोम के अंदर सिस्टाइन चैपल है, सिस्टीन भी कह सकते हैं या सिस्टाइन कह सकते हैं, सिस्टीन चैपल है, उस चर्च के अंदर इसने उसकी छत के ऊपर जो काम किया है, बहुत सारे बाइबल की बहुत सारी घटनाओं को उसने चित्रित किया है और वो काम उसका काफ़ी गजब का है। उसने शुरू में कुछ साल काम किया और उसके बाद में लास्ट में उसने एक बार फिर चित्र बनाया 1536 वगैरह में। जो लास्ट जजमेंट है वो उसने बाद में बनाया है 1536 के आसपास। वो उसका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लास्ट जजमेंट। ये जो लास्ट जजमेंट चित्र है, ये जैसे इस्लाम में है कि खुदा आएंगे पृथ्वी पर और मतलब जो मरे हुए लोग हैं उनका फैसला करेंगे, कब्रों से उठ खड़े होंगे, जो कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा। वैसा सही ये है कि ईसा मसीह दोबारा पृथ्वी पर आएंगे और फैसला करेंगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा। तो उसमें काफ़ी सारे जो लोग थे वो न्यूड थे, बिना कपड़ों के इसने दर्शाए थे। और बाद में एक दौर ऐसा भी आता है जब पुनर्जागरण कालीन जो किताबें हैं या ऐसे चित्र हैं उनका काफ़ी विरोध होता है चर्च के द्वारा। तो द लास्ट जजमेंट में जो चित्र बनाए जिसमें न्यूड थे, शरीर नग्न थे, उसको मतलब चित्रों के द्वारा कपड़े पहनवाने का प्रयास भी किया गया। एक पेंटर नियुक्त किया गया जिसको बाद में उस पेंटर को द अंडरवियर मेकर कहा गया। और वो पोप थे, पोप पॉल छठे, जिन्होंने ये फैसला दिया था कि मतलब इसके जो नग्न शरीर है उनको ढकवाया जाए। तो ये बाद में ये भी हुआ, द लास्ट जजमेंट से जुड़ी हुई बात है ये भी। इसके और चित्रों के भी नाम लिख लीजिए। द गॉड डिवाइडिंग द लास्ट फ्रॉम द डार्कनेस, द गॉड डिवाइडिंग द लास्ट फ्रॉम द darkness, the creation of Adam, the creation of Adam, the flood, जो बाढ़ बताई गई ना जिसमें कहा जाता है कि नोआ एक लड़का होता है या मतलब आदमी है, वो उसको दर्शाया गया है कि वो एक बड़ी नाव उसको दी जाती है और दुनिया में जितने भी नर और मादा है उनका एक एक जोड़ा उस नाव पर लाद दिया जाता है ताकि इस पृथ्वी की सारी जो प्रजातियां हैं वो बची रहें। तो वो बाढ़ आती है उस समय का, द नोआ नाम है उसका। तो उससे रिलेटेड द फ्लड इसका एक चित्र है। तो ये इसके कुछ चित्र हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो द लास्ट जजमेंट ही है। कहाँ पर बनाए? सिस्टीन चैपल है उसकी छत पर। अब हम बात करेंगे इटालियन मूर्तिकला के बारे में। माइकल एंजेलो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोरेंजो गिबेर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनाटेलो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सेम नाम से भी इसमें भी जो मैंने चित्रों में बताया वो इसमें भी हो जाता है। तो सबसे पहले लोरेंजो गिबेर्ती, लोरेंजो गिबेर्ती, इसकी जो इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो इसका जो दरवाजे हैं, ब्रोंज डोर जिसको बोलते हैं, कांसे के दरवाजे, जिसके बारे में माइकल एंजेलो ने ये कहा था कि ये स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने के योग्य है। कांसे के दरवाजे इसने बनाए, उस पर जो इसकी जो डिजाइन बनाई वो लोरेंजो गिबेर्ती की है। कहाँ पर है ये? फ्लोरेंस के गिरजाघर में, फ्लोरेंस के चर्च में है ये दरवाजे। फिर इसके बाद में डोनाटेलो, तो इसके बारे में ये आपको याद रखना है कि किसने कहा था ये, इसके जो दरवाजों के बारे में माइकल एंजेलो ने कहा था कि ये स्वर्ग में रखे जाने के योग्य हैं। फिर इसके बाद में दूसरा नाम है डोनाटेलो, फ्लोरेंस के हैं ये भी। इसकी प्रसिद्ध मूर्ति है एक तो डेविड, लेकिन इससे ज्यादा डेविड प्रसिद्ध है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो ने भी डेविड नाम से मूर्ति बनाई है, तो डेविड माइकल एंजेलो वाली ज़्यादा प्रसिद्ध है, हालांकि डोनाटेलो वाली दोनों की ही मानी जाएगी। इसने भी डेविड बनाई है, इसने भी डेविड नाम से एक मूर्ति बनाई है।
तो ये दोनों के इस प्रकार के मैंने आपको बताया था ना, सेम नाम से हो सकती हैं क्योंकि ऐसे चित्र हैं ये। फिर इसकी एक है गट्टेमेलाटा, गेट्टेमेलाटा। ये एक कांसे के घुड़सवार की मूर्ति है। कांसे की मूर्ति है, घुड़सवार की मूर्ति है, जो कि प्राचीन किसी इतिहास से संबंधित कैरेक्टर है। तो ये दोनों तेला की दो मूर्तियों के बारे में आपको याद रखना है। फिर तीसरे हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की मूर्तियों के बारे में, एक तो डेविड होएगी, मैंने आपको बताया ज़्यादा प्रसिद्ध है इसकी। एक इसकी एनसीईआरटी में जिसकी फोटो दी गई है 11th में, द पाइटा, पाइटा या पाइटा बोल सकते हैं इसको, करुणा की मूर्ति है ये। तो ये एक इसकी प्रसिद्ध है, एनसीईआरटी में भी दी गई है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसका मतलब इसका डाइंग स्लेव एंड मोजेस, जो मूसा की और दासों वाली जो इसकी मूर्तियां हैं, जूलियस सेकंड जो पोप था उसकी कब्र पर है वो, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दास और मूसा की, या इसको इंग्लिश में उसका नाम है डाइंग स्लेव एंड मूसा या मोजेज, डाइंग स्लेव एंड मोजेज, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर इसकी एक दो मूर्तियां हैं, डान एंड सनसेट, सूर्यास्त और सूर्योदय, वो काफ़ी प्रसिद्ध है इसकी। और इसने मेडिची जो परिवार था उसके लिए भी, उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी कब्रों के लिए भी काफ़ी सारी मूर्तियां डिजाइन की थी। तो ये माइकल एंजेलो की हो गई। इसके अलावा एक का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई किताबों में नहीं मिलता, लेकिन मुझे उसका शिव कुमार सिंह और जो क्या नाम है उनका, एक किताब है ना शिव कुमार सिंह की और दीनानाथ वर्मा की, उसमें मिला मुझे सेलेनी। उन्होंने सेलेनी के बारे में काफ़ी लिखा है अपनी किताब में। 3 जगह उसका विवरण मुझे देखने को मिला, पेज नंबर 42, 44, 48, 3 जगह उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा सेलेनी के बारे में बताना चाहिए। पूरा नाम था इसका बेनेवेनुतो सेलेनी, और कहा जाता है कि अपराधी भी था। इसके भाई का किसी ने कत्ल कर दिया था, उसका इसने बदला लिया, और भी इसके कई अपराधों के बारे में बताया गया है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा मूर्तिकार भी था, गोल्ड स्मिथ भी था, सुनार भी था, ये मेडल वगैरह भी बनाता था, मेडलिस्ट, गोल्ड स्मिथ और मतलब चित्रकार, ये मतलब सॉरी मूर्तिकार, ये सभी था। तो सेलेनी उसमें ये दिखाया गया है कि सेलेनी जैसे अपराधी को भी मानवतावादियों ने मतलब इतना सराखों पर बैठाया और एक प्रसिद्ध चित्र मूर्तिकार के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ। तो ये सुनार भी है, गोल्डस्मिथ भी है एक प्रसिद्ध, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पुनर्जागरण कालीन जो इटली है उसका सबसे बड़ा गोल्डस्मिथ है, सबसे बड़ा सुनार इसको कहा गया है। और इसके प्रसिद्ध जो मूर्तियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं, 2 नाम आप लिख लीजिए। पार्सियस विद द हेड ऑफ मेडूसा, पार्सियस विद द हेड ऑफ मेडूसा, ये किसकी प्रसिद्ध मूर्ति है, हाथ में मतलब वो कटा हुआ सिर आप देख सकते हैं। और एक सेलेनी साल्ट पीटर, सेलेनी साल्ट सेलार, साल्ट सेलार या साल्ट सेलर क्या होता है, जो देखो हम मेज वगैरह पर नमक डालने के लिए डिबिया रखते हैं, तो उसने 2 मूर्तियां लगाई बीच में नमक डालने की, मतलब वो काफ़ी शायद सोने की है वो, और सबसे महंगा साल्ट सेलर माना जाता है उसको। तो उसको साल्ट सेलर तो कोई भी नमक वाली जो डिबिया उसको, लेकिन इसके वाली प्रसिद्ध, इसको सेलेनी साल्ट सेलर बोलते हैं, सेलेनी साल्ट सेलर। तो ये एक इसकी 2 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं सेलेनी की, नाम इसका बेनेवेनुतो सेलेनी है पूरा। तो ये मूर्तिकार हो गए। इटालियन की बात कर रहे हैं अभी हम, इटालियन की मतलब इटली के चित्रकारों की, इटली के वास्तुकारों की, मूर्तिकारों की बात कर ली। अब इटली के वास्तुकारों की बात करेंगे, फिर इटली में पुनर्जागरण का पतन क्यों हुआ, और फिर हम जो यूरोप है वहाँ के जो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, वास्तुकार हैं, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। अब इटालियन आर्किटेक्चर, इटालियन आर्किटेक्चर, वास्तुकला के बारे में। फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसने जो फ्लोरेंस का कैथीड्रल चर्च है, कैथीड्रल बड़े चर्चों को कहते थे जहाँ पर मतलब नन वगैरह भी रहा करते थे, एक 11वीं में चैप्टर है एनसीईआरटी में। 11वीं के एनसीईआरटी में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों बाद में शुरू करूँ। तो फ्लोरेंस का जो कैथीड्रल है, चर्च है, उसके गुंबद जो ऊपर वाला हिस्सा है काफ़ी बड़ा है वो, उसका डिजाइन इसने किया था, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। एक इसमें नाम आता है एंड्रियो पेलाडियो का, फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। अब मैं नाम साइड में लिख ही देता हूँ एक साथ इसके, फिलिप्पो आप यहाँ देख सकते हैं, फिलिप्पो ब्रूनेलेसी का ये कैथीड्रल चर्च फ्लोरेंस वाला। और एंड्रिया पेलाडियो, इसने एक विला बनाया नॉर्दर्न इटली में, द विला रोटोंडा, ये आप देख सकते हैं इसकी
बनाया हुआ है ये। और इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध है सेंट पीटर का गिरजाघर। सेंट पीटर का जो चर्च है वो वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। जैसे प्राचीन काल में यूनान में पार्थेनन जो संरचना है, या जो रोमन साम्राज्य में जो एरेना और स्टेडियम बने हैं, उसके बरक्स में आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल की सबसे बेहतरीन संरचना है वो सेंट पीटर है। सेंट पीटर का जो चर्च है वो सबसे प्रसिद्ध है। और सेंट पीटर के चर्च को बनाने में काफ़ी लोगों का योगदान है। उसके जो वास्तुविद हैं, आर्किटेक्ट की आप बात करें तो मतलब ब्रामांते से उसकी शुरुआत होती है। डोनेटो ब्रामांते उसको शुरू करते हैं और उसके बाद में माइकल एंजेलो भी उससे जुड़े हुए हैं और कुछ छोटे मोटे और भी आर्किटेक्ट उससे जुड़े हुए थे। तो ब्रामांते और माइकल एंजेलो दो तो उसके वास्तुकार जरूर आप याद रखें। ब्रामांते का काम बाद में माइकल एंजेलो ने संभाला था। तो ये हो गया। फिर इसमें एक नाम आप याद रखना, शातो। ये कभी ना कभी किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, शातो। हालांकि हिंदी में ये शातो कहते हैं, उच्चारण भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अंग्रेजी में या जो फ्रेंच है उसमें लिखेंगे तो इसका जो अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखते हैं वो दूसरे तरीके से लिखते हैं। शातो इसको कहते हैं, शातो। अभी इंग्लिश में क्या कहेंगे आप मुझे नहीं मिला, कैसे उच्चारण करेंगे, लेकिन इसका उच्चारण ऐसे करते हैं। हिंदी में शातो लिखा होता है। ये फ्रांस में बने हुए महलों को, पुनर्जागरण काल के दौरान फ्रांस में जो महल बने उनको शातो कहते थे। लोआर, खास तौर से कौन से प्रांत में? लोआर प्रांत में। फ्रांस के लोआर प्रांत में बने महलों को शातो कहते थे। और कुछ दो प्रसिद्ध महल हैं, आजेल रिदो और एक जो पेरिस में था फॉन्टेब्लो। आजेल रिदो और फॉन्टेब्लो ये प्रसिद्ध शातो हैं, यानी वहाँ के प्रसिद्ध महल हैं। ये भी आर्किटेक्चर का नमूना है। इससे पहले की जो मध्यकाल की शैली है वो पुनर्जागरण कालीन लोगों ने उसको गोथिक शैली कहा, यानी जंगली शैली। गोथिक का मतलब जंगली। पुनर्जागरण की शैली नहीं है ये, उससे पहले की मध्यकाल की शैली है। उसको पुनर्जागरण कालीन लोगों ने गोथिक शैली कहा, जंगली शैली का। हालांकि वो शैली कोई इतनी बुरी नहीं थी, काफ़ी अच्छी शैली थी। लेकिन इन्होंने जो शैली है, जो वास्तुकला है पुनर्जागरण काल के दौरान, इन्होंने किससे प्रेरणा ली है? जो प्राचीन रोमन और यूनानी स्मारक हैं, जो अवशेष बचे हुए हैं, उनसे प्रेरणा ली है इन्होंने मध्यकाल की शैली को पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रेरणा इन्होंने किससे ली? प्राचीन यूनान और रोमन सभ्यताओं में जो संरचनाएं बनी उनसे इन्होंने प्रेरणा ली है। अब है इटालियन पुनर्जागरण का पतन। इटली में पुनर्जागरण का पतन क्यों हुआ? क्या कारण है इसका? कुछ कारण है, ये एक इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जो डिस्क्रिप्टिव आंसर कहीं पर देने होते हैं उसके लिए भी, कि क्या क्या कारण है। एक तो 1550 ईस्वी के आसपास इटली में जब पुनर्जागरण का पतन होता है, उसका एक बड़ा कारण है 1494 के आसपास से। जैसे फ्लोरेंस में मैंने आपको बताया था ना, मेडिची परिवार था और फ्रेंच ने आक्रमण कर दिया था वहां पर और मेडिची परिवार सत्ता से दखल हो गया था। तो एक तो इटली के शहरों का जो पर आक्रमण होने लगे, उनके कारण अव्यवस्था हो गई। इटली के शहर अपने शांतिपूर्ण तरीके से और कला को संरक्षण देते थे, शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, वहाँ अब इन्वेड होने लगे, काफ़ी सारे आक्रमण होने लगे, तो उसके कारण उनकी शांति भंग हो गई। तो ये एक कारण है इटली में पुनर्जागरण के पतन का। इसके अलावा एक दूसरा कारण है भौगोलिक खोजें। अब देखिए, भौगोलिक खोजें इसका पतन का कारण कैसे हो सकता है? भौगोलिक खोजों के कारण अब भारत जाने का सीधा मार्ग भी खोज लिया गया है, अमेरिका को भी खोज लिया गया है। अब व्यापार का जो केंद्र है वो भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक सागर के तटों पर चला गया है। भूमध्य सागर में होने के कारण इटली के शहरों को हमेशा लाभ मिलता रहा व्यापार का। लेकिन अब व्यापार का जो केंद्र है वो कहां चला गया है? अटलांटिक के तटों पर। अटलांटिक के तटों पर कौन है? पुर्तगाल और स्पेन है, उधर इंग्लैंड है ना। तो इनको अब ज्यादा लाभ मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो उपनिवेश बनाने में यही तो शुरुआत में सबसे आगे थे, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड। तो जो भौगोलिक खोजें हुई उसके कारण व्यापार का केंद्र भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक महासागर के तटों पर चला गया है, वहाँ के जो तटीय इलाके हैं उस पर चला गया है। इसके कारण इटली के शहरों का महत्व कम हो गया, पैसा कम होने लगा। कला को संरक्षण कब दिया जाता है? जब धन अधिक हो। अब इटली के नगरों में धन कम होने लगा, तो भौगोलिक खोजें इसका एक कारण है। और फ्रांस के जो नगरों पर आक्रमण होने लगे, इटली के नहीं, सॉरी फ्रांस कह रहा हूं मैं, इटली के नगरों पर जो आक्रमण होने लगे, ये इसका एक कारण है। एक धर्म सुधार में हम पढ़ेंगे, कैथोलिक प्रति धर्म सुधार, मतलब अपने जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला उसके
अगेंस्ट जो एक कैथोलिक प्रति धर्म सुधार हुआ उसके कारण भी, क्योंकि उसके कारण दंड की व्यवस्था, या जो हम देखेंगे ना कि गैलीलियो को भी किस प्रकार से मुकदमा चलता है गैलीलियो के ऊपर, या और भी कई वैज्ञानिकों के ऊपर चलता है। और मैंने द लास्ट जजमेंट का उदाहरण दिया आपको कि कैसे माइकल एंजेलो का जो प्रसिद्ध चित्र है उसमें मतलब कपड़े पहनाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कैथोलिक प्रति धर्म सुधार आंदोलन के दौरान, जो पुनर्जागरण काल के दौरान जो कुछ बदलाव आया था, उस बदलाव के अगेंस्ट वापस मध्यकाल की तरह व्यवहार होने लगा। तो कैथोलिक प्रति धर्म सुधार आंदोलन, ये इसका एक तीसरा पॉइंट है पतन का कारण। कैथोलिक प्रति धर्म सुधार आंदोलन, ये इसका एक तीसरा पॉइंट है। द रेनेसां इन द नॉर्थ, उत्तर में पुनर्जागरण, उत्तरी यूरोप में, इटली के बाद में हुआ है वहां पर पुनर्जागरण। जब इटली में पुनर्जागरण का पतन हो रहा है तब उत्तरी यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही है। पुनर्जागरण काल के दौरान वहाँ के साहित्य के बारे में, जैसे इंग्लैंड में कौन सी रचनाएं हुई, कौन सी किताबें लिखी गई, इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, हॉलैंड में, जर्मनी में, वो मैंने आपको पहले बता दी। अब कला के क्षेत्र की हम बात करेंगे, उससे पहले ये बात करेंगे कि अभी उत्तर में पुनर्जागरण कैसे हो रहा है। इटली के पुनर्जागरण की हमने अभी तक बात की है, उत्तर में पुनर्जागरण। एक तो पहली बात ये मैं बोल के बताऊंगा इसके पॉइंट, कि एक तो जो उत्तरी यूरोप के लोग हैं वो यहाँ के इटली के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे, खासतौर से जो पादुआ का विश्वविद्यालय है, या जो बोलोनिया बोलते हैं, वैसे बोलोगना लिखते हैं उसको, बोलोगना और पादुआ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। इसके अलावा जो यहाँ के जो इटली के आर्टिस्ट हैं या यहाँ के जो लेखक हैं वो भी वहाँ पर यात्राएं करते थे, विद्वान लोग यूरोप के अन्य देशों की, तो उससे भी उनसे संपर्क बना हुआ था और उनको पता था कि इटली में क्या बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इटली पर, जब इटली के शहरों पर आक्रमण हो रहे थे तो वहाँ पर फ्रेंच भी थे, जर्मन्स भी थे, और जर्मनी की सेना में स्पेनिश भी थे, और भी लो कंट्रीज में जैसे नीदरलैंड के भी लोग थे। तो उन्होंने जब इटली में देखा कि इटली में अलग प्रकार का माहौल है, तो उसका प्रभाव फिर धीरे धीरे यूरोप के उत्तर के देशों में भी पड़ने लगा। इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इटली में तो पतन का दौर है, आक्रमण हो रहे हैं, इसी कालखंड में उत्तरी यूरोप में ज़्यादातर स्थायित्व है। अब मतलब वहाँ पर व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही है, उनकी आर्थिक दशा भी सुधर रही है और राजनीतिक दशा भी ठीक है, यानी स्थायित्व का वातावरण है। और ऐसी स्थिति में कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और इसलिए वहाँ पर पुनर्जागरण का माहौल तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि इटली का जो पुनर्जागरण है वो अलग प्रकार का है, जबकि उत्तरी यूरोप में पुनर्जागरण वैसा नहीं है जैसा कि इटली में है। इसका कारण क्या है? उतना सेकुलर नहीं है, मतलब उतना खुली छूट वहां पर नहीं है जैसे कि इटली में है। इसका कारण क्या है? एक तो वहां की शिक्षा पद्धति, जैसा कि इटली में जो मानवतावादी विश्वविद्यालय थे उस प्रकार के विश्वविद्यालय, उस प्रकार की शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा उत्तरी यूरोप में नहीं दी जा रही थी। एक तो ये कारण, मानसिकता का कारण यह हो गया। दूसरा, जैसे इटली में फ्लोरेंस, वेनिस, इस प्रकार के जो नगर थे, या मिलान जैसे नगर जो कि नगर राज्य थे और काफी समृद्ध थे, वैसे नगर राज्य उत्तरी यूरोप में नहीं थे। ये एक इसका दूसरा कारण हो गया। इसके अलावा उत्तरी यूरोप की यूनिवर्सिटीज में धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाता था, तो इसके कारण वहां का जो पुनर्जागरण है, वहां का जो मानवतावाद है वो उतना विकसित नहीं है, उतना मतलब सेकुलर नहीं है जितना कि इटली वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लिख नहीं सकता इन पॉइंट्स को, पॉसिबल नहीं है इतना। तो अब हम बात करेंगे उत्तरी यूरोप में चित्रकला की, मूर्तिकला की, स्थापत्य कला की, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उत्तरी यूरोप में चित्रकला की बात करते हैं। सबसे पहले पेंटिंग्स, कौन कौन किसने सबसे अच्छी पेंटिंग्स बनाई उसके बारे में बात करेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर जर्मनी के हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी यूरोप की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आप इनको मानेंगे। इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं उनके नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं। सेंट जेरोमे इन हिज स्टडी, द फोर एपोस्टल्स, सेंट जेरोमे इन हिज स्टडी, द फोर एपोस्टल्स, एडोरेशन ऑफ द मैगी, मैंने बताया था ना, फिर आएगा ये नाम, एडोरेशन ऑफ द मैगी, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था ना वही। तो ये कईयों के नाम आपको मिल जाएंगे एडोरेशन ऑफ द मैगी नाम से। एक इसकी नक्काशी है जो इसने मतलब एनग्रेव किया उसके ऊपर खुदाई करके, मेलनकोलिया। तो मेलनकोलिया इसका एक मतलब एनग्रेव किया हुआ है, नक्काशी की हुई, वो काफी प्रसिद्ध है।
फिर दूसरे हैं जर्मनी के हंस होलविन द यंगर। हांस होलविन भी कहते हैं, होलबिन भी लिख देते हैं, होलविन द यंगर। हांस होलविन दूसरे हैं, द यंगर दूसरे हैं, इसके बाद के हैं। तो हांस होलविन द यंगर ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के हैं ये भी। इसके 3 जो इसने कई व्यक्तियों के पोर्ट्रेट बनाए जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे। जो एक तो जो इंग्लैंड वाले मैंने आपको लेखक बताए थे थॉमस मोर, उसकी इन्होंने पेंटिंग बनाई। इरेस्मस की इन्होंने पेंटिंग बनाई। हेनरी 8वें की पेंटिंग बनाई। हेनरी 8वें की पत्नियों की पेंटिंग बनाई। इसके अलावा भी कई राजाओं की, लेकिन ये आप जरूर याद रखें, थॉमस मोर की, इरेस्मस की, हेनरी 8वें की, इनकी इसने पेंटिंग बनाई। हेनरी 8वें की पत्नियों की भी बनाई थी, तो ये आप याद रखें इसमें। फिर उसके बाद में तीसरा नाम है पीटर ब्रूगेल द एल्डर। पीटर ब्रूगेल द एल्डर ये डच हैं, यानी नीदरलैंड के निवासी हैं। उस समय कहें तो हॉलैंड के। हॉलैंड और नीदरलैंड में क्या अंतर है, ये मेरा एक वीडियो बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो पीटर ब्रूगेल द एल्डर, इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द लैंड ऑफ काकेन। द लैंड ऑफ काकेन, काकेन की स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से है। इसके अलावा इनका है मैसेकर ऑफ द इनोसेंट। मैंने बताया था ना, ये नाम वैसे नाम फिर आएंगे, मैसेकर ऑफ द इनोसेंट, ये भी इसने बनाया है। फिर इसके बाद में एक नाम है अल ग्रेको। हालांकि इसका मूल नाम नहीं है, इस नाम से ये पेंटिंग पे नाम ये लिखता था, ये इस नाम से पेंटिंग किया करता था, एल ग्रेको। ये एल ग्रेको है, ये स्पेनिश पुनर्जागरण कालीन चित्रकार कहा जाता है। हालांकि इसका जन्म ग्रीस में हुआ था। ग्रीस का एक जो द्वीप है क्रीट, वहां पर इसका जन्म हुआ था। बाद में स्पेन वगैरह चला गया था। हालांकि इटली के कई शहरों में गया, कई जगह घूमा, लेकिन बाद में स्पेन में इसने काफी काम किया। तो स्पेनिश पुनर्जागरण कालीन चित्रकार कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से ये ग्रीक है, यानी ग्रीस का है। तो ये एल ग्रेको, इसकी प्रसिद्ध जो पेंटिंग्स हैं, तो वो बरियल ऑफ काउंट ओर्गाज सबसे प्रसिद्ध है। इसकी जो मैं 3 नाम लिखाऊंगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, द बरियल ऑफ काउंट ओर्गाज, व्यू ऑफ टोलेडो, व्यू ऑफ टोलेडो आप यहां देख सकते हैं, द नोबलमैन विद हिज हैंड ऑन हिज चेस्ट। इसके बाद में एक है लुइस दे मोरेल्स, लुइस द मोरेल्स, लुइस द मोरेल्स, लुइस द मोरेल्स। ये इसका मतलब, जैसे ये अल ग्रेको नाम से जाना जाता था, ये अल डिविनो के नाम से जाना जाता था, अल डिविनो, अल डिविनो इस नाम से जाना जाता था। पेंटिंग्स पर साइन वगैरह ये भी इस नाम से किया करता था। लेकिन इसका लुइस द मोरेल्स नाम भी प्रचलित है, उसका नाम प्रचलित नहीं है बिल्कुल भी, किताबों में आता ही नहीं उसका नाम। तो इसकी एक प्रसिद्ध रचना है एके होमो, जो जीसस के ऊपर, सर के ऊपर जो कांटों का एक ताज बांधा जाता है, उससे रिलेटेड को एके होमो ही बोला जाता है। तो एके होमो इसने बनाई है, अल डिविनो ने, लुइस द मोरेल्स ने। तो ये इसकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा 2 जो भाई हैं, हर्बर्ट वान आइक और जॉन वान आइक, यही मैं लिख देता हूँ, ह्यूबर्ट वान आइक और जॉन वॉन आइक। जॉन नहीं है, जान है, JAN, जैन। किताबों में जॉन लिख देते हैं, जॉन नहीं है। ह्यूबर्ट वॉन इक और जॉन वॉट इक या आइक बोल सकते हैं, बेल्जियम के हैं दोनों भाई ये। और पुनर्जागरण काल में ऑयल पेंटिंग की शुरुआत, मतलब कहते हैं कि इन्होंने ही की थी। पुनर्जागरण काल में ऑयल पेंटिंग की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं ये। और इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो तो है द घेंट एल्टरपीस, द घेंट एल्टरपीस, ह्यूबर्ट वॉन इक और जॉन वॉन इक का, ये जॉन बोल रहा हूँ अभी, जैन वॉन इक का है ये। एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्प, इसी चित्र का दूसरा नाम है एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्प, ये भी इसका नाम है। तो ये चित्र भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये चित्रकला की बात हो गई नॉर्थ में, उत्तरी यूरोप के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं म्यूजिक की, संगीत की। हालांकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक संगीतकारों के नाम मैं आपको बता देता हूं। इतना कुछ किया है तो म्यूजिक में भी हम देख लेते हैं। ये म्यूजिक के बारे में यदि हम बात करें तो पहले मध्यकाल में आप देखेंगे तो म्यूजिक सिर्फ चर्च के काम आता था। चर्च की जो प्रार्थनाएं हैं उसके लिए म्यूजिक मतलब बनाया जाता था। अभी मतलब मनुष्य के मनोरंजन के लिए, वैसे कानों को अच्छा लगे इसके लिए भी म्यूजिक तैयार होने लगा। और इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख संगीतकारों के नाम ये आपके सामने है। फ्रांसिस्को लैंडिनी, इटालियन कंपोजर हैं ये, फ्रांसिस्को लैंडिनी। फिर इसके बाद में ये है ग्लोम दे माशो, वैसे इनको ग्लोम दे माशा कहा जाता है, लेकिन गुइलेमो दे माशो इस प्रकार से इनकी स्पेलिंग है, ये आप देख सकते हैं। फिर
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जियोवानी पेलेस्ट्रीना, इटली के हैं जियोवानी पेलेस्ट्रीना, विलियम बर्ड इंग्लैंड के, और रोलैंड द लेसेस या इसको ओरलैंड द लेसेस भी कहते हैं, ये बेल्जियम के हैं। ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ये पुनर्जागरण कालीन माने जाते हैं, जियोवानी पेलेस्ट्रीना, विलियम बर्ड और रोलैंड द लेसेस। तो ये 5 नाम आप याद रख लेंगे। ये क्या है, संगीतकार हैं, ज़्यादा कुछ संगीत में हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो, अब हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक आविष्कार हुए, कौन कौन से वैज्ञानिक प्रसिद्ध हुए, उसके बारे में जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। साइंस इन रेनेसां, पुनर्जागरण काल के दौरान विज्ञान, क्या प्रगति हुई उस काल में। उससे पहले मैं प्राचीन यूनान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे पाइथागोरस और यूक्लिड जैसे गणितज्ञ जहाँ पर हुए थे, आर्किमिडीज, शायद मैंने नाम लिया नहीं लिया, भूल गया मैं पिछली बार, आर्किमिडीज जैसे गणितज्ञ हुए, या जो पुराने समय में चाहे अरस्तु की बात हो, प्लेटो की बात हो, या टोलेमी की बात हो। टोलेमी का ही वो सिद्धांत था कि सेंटर में पृथ्वी है, मतलब सूर्य केंद्र वाला सिद्धांत नहीं, पृथ्वी केंद्र में है, ये टोलेमी ने ही बताया था। बाद में उससे अरस्तु ने ले लिया था, वो अरस्तु भी उस पर ही चला, उस पर भी उसने भी लिखा, लेकिन वो टोलेमी का सिद्धांत था। उसकी जो किताब थी एल्माजेस्ट, टोलेमी की किताब थी ये एल्माजेस्ट। किसकी किताब थी ये, टोलेमी। ये काफी प्रसिद्ध किताब थी जिसमें वो पृथ्वी मतलब इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, वो जो सिद्धांत देता है, जो मतलब चलता रहा 1500 ईस्वी तक, जब तक कोपरनिकस ने नहीं बताया। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि उस काल में किसी ने इसके अलावा बात नहीं की थी। कोपरनिकस ने भी जो पुराने ग्रंथ का अध्ययन किया, जो प्राचीन यूनान के ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके आधार पर ही उसने शुरुआत की थी। हालांकि उसने फिर शोध करके उस बात को प्रमाणिक तौर से बताने का प्रयास किया था। हालांकि उसकी किताब छपी नहीं थी, उसकी मृत्यु के आखिरी वर्ष में ही छप पाई, क्योंकि उसको भी चर्च का डर लगता था, क्योंकि चर्च ऐसे मामलों में मृत्युदंड वगैरह भी दे देता था। तो एक तो पुराने जो प्राचीन यूनान के ग्रंथ हैं उनसे प्रेरणा 15वीं सदी तक ली जा रही थी। प्राचीन यूनान में जैसे एक चिकित्सक भी थे, गैलन, टोलेमी के बारे में बताया मैंने आपको, और गणितज्ञों के बारे में बताया। एक थे गैलन, जिसने ये बताया था कि धमनियों में रक्त होता है, धमनियां हैं और धमनियों में रक्त होता है हृदय के अंदर, लेकिन मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन की बात है वो उसको पता नहीं था। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आप सभी जानते हैं, किसने बताया, विलियम हार्वे ने, इंग्लैंड का। ये तो एक सामान्य जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, रक्त प्रवाह के बारे में खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। ये इंग्लिश था। तो आर्टरीज कैरिड ब्लड, मैंने धमनियों में रक्त होता है, ये बात तो मतलब गैलन को प्राचीन यूनान में पता था, लेकिन ये खोज कहीं जाके बाद में 16वीं 17वीं शताब्दी में विलियम हार्वे ने की है कि ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी हम विलियम हार्वे के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब इसके बारे में जैसे प्राचीन यूनान में आर्किमिडीज हैं, यूक्लिड हैं, पाइथागोरस जैसे गणितज्ञ हैं, या एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे सिद्धांतकार हैं, नया दार्शनिक हैं, तो उनकी काफ़ी बातें 15वीं सदी तक होती रही। और 1500 ईस्वी तक ऐसा हो गया कि जो प्राचीन यूनान के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद वगैरह भी हो गया, लेकिन वो ईसाई परंपराओं में भी मान लिए गए। जो अरस्तु के विचार हैं, या जो गैलन है चिकित्सक हैं, उसके जो विचार हैं, उनके विचारों को, या टोलेमी की भूगोल है उसके विचारों को ईसाई जो परंपराएं हैं उसमें भी मान लिया गया। अब उसके अलावा यदि कोई बात करता है तो वो धर्म के खिलाफ बात हो गई। जैसे अब कोई ये कहे कि पृथ्वी घूमती है, या पृथ्वी मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो गैर धार्मिक बात हो गई, यानी बाइबल का विरोध करना हो गया एक तरीके से वो। इसलिए तो कोपरनिकस अपनी किताब मतलब जल्दी से उसने छापी नहीं। तो इसके अलग व्यू प्रस्तुत बाद में जब किए तो काफी विरोध हुआ, और उसके अलग व्यू प्रस्तुत करने वालों में सबसे पहला नाम आता है कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, पोलैंड का था ये। और इसने ये बताया कि भाई पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी, अपनी धुरी पर भी घूमती है, और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। लेकिन इसने जो पता लगाया है, इसने भी प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1453 से पहले भी मैंने आपको बताया कि प्राचीन पांडुलिपियां कुस्तुनतुनिया से इटली के शहरों में या यूरोप के अन्य शहरों में आ रही थी। और 1453 में भी जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो बहुत सारे विद्वान वहाँ से जो पांडुलिपियाँ लेकर, प्राचीन यूनानी जो ग्रंथ थे वो लेकर वहाँ पर आए, फिर उनका अनुवाद वगैरह भी हुआ, बहुत से लोग पढ़ने लगे। तो इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कोपरनिकस ने भी किया, और कोपरनिकस ने ही ये देखा कि सिसरो ने एक जगह लिखा है, हिसेटस को उद्धृत करते हुए, कि हिसेटस ने ये बताया है
उसने सिसरो की किताब में पढ़ा कि हिस्टस ने यह बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसके अलावा एरिस्टार्कस की किताब में उसने देखा कि एरिस्टार्कस का बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसको ये प्रेरणा है वो प्राचीन यूनानी ग्रंथों से मिली है और बाद में उसने अपना सिद्धांत मतलब अपने प्रयोगों के आधार पर और मतलब अपनी थ्योरी के आधार पर ये प्रस्तुत किया। लेकिन उसकी जो किताब है, उस किताब का नाम देखिए, मैं लिख देता हूँ, उसका जो मूल नाम है वो तो वहाँ जो लैटिन वगैरह में नाम है द रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेस्टियम। अंग्रेजी में इसका नाम कहेंगे तो द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फेयर्स, द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फेयर्स या ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फेयर, ऐसा ही है इसमें, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फेयर्स। ये मतलब एक ही नाम है, एक ही किताब का, और ज़्यादातर इसका नाम शॉर्ट में लिखा हुआ मिलता है, द रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशंस, ये शॉर्ट में लिखा हुआ इसकी किताब का नाम मिलता है। तो एक ही किताब के अलग अलग नाम आप कह सकते हैं, कोई मूल भाषा में है, कोई अंग्रेजी में है, कोई शॉर्ट में है। तो इसकी प्रसिद्ध किताब है ये। मतलब इसने चर्च के डर से कई दिनों तक नहीं छापी और ज़बरदस्ती इससे छपवाई इसके मित्रों वगैरह ने, मतलब इसके अंतिम समय में कुछ ही दिनों बाद ये शायद मर गया था। तो ये 1430 में कंप्लीट की और ये जाकर 1530 में इसने कंप्लीट की थी और जाकर ये 1543 में ही छपी और 1543 में ही इसकी मृत्यु होती है। तो ये छाप नहीं पाया ये किताब जल्दी, डर के मारे। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है वैज्ञानिकों की श्रेणी में गियोर्डिनो ब्रूनो। गियोर्डिनो लिख देता हूं मैं, गियोर्डिनो ब्रूनो, जिसे जिंदा जलाया गया था। इसने मतलब कोपरनिकस की तरह या उसके जो रिलेटेड सिद्धांत है उसका प्रचार करने की कोशिश की, तो इसको जिंदा जला दिया गया था। ये मतलब ये भी सूर्य केंद्रित सिद्धांत बता रहा था कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर चलाती है। तो इसके बाद में ट्रायल हुई और इसको 8 साल के मुकदमे के बाद में इसको जिंदा जला दिया गया। तो जियोर्डिनो ब्रूनो इटली का था ये। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक नाम मिलता है टाइको ब्राहे। केपलर को जब पढ़ते हैं हम, केपलर को जब पढ़ते हैं तो आपको टाइको ब्राहे का नाम भी पढ़ने को जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। तो टाइको ब्राहे कौन था? ये डेनमार्क का एस्ट्रोनॉमर था। कहाँ का निवासी था ये? डेनमार्क का एस्ट्रोनॉमर। और इसकी खोजों का सहारा केपलर ने भी लिया था। तो डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर की क्या उपलब्धि है? इसकी अकेले की कोई अब अलग से हमें कोई बुक वगैरह इस प्रकार का नाम नहीं मिलता। केपलर में नाम क्या मिलता है कि टाइको ब्राहे ने जो ग्रहों की कक्षाओं के बारे में बताया था, उसके आधार पर केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं के बारे में, उनके आकार के बारे में, किस प्रकार वो चक्कर लगाती हैं कि दीर्घ वर्ताकार क्षेत्र में, वर्ताकार नहीं दीर्घ वर्ताकार, देखिए ये वर्ताकार होता है और इस प्रकार का हो वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो केपलर ने ये पता किसकी निर्णयों के आधार पर किसकी सहायता ली थी, उसने किसके काम की सहायता ली थी? इसकी एक तालिका थी टाइको ब्राहे की, उसकी सहायता से। तो टाइको ब्राहे डेनमार्क का था और इससे के काम से किसको सहायता मिली थी? केपलर को। तो टाइको ब्राहे डेनमार्क का था। इतना ही थोड़ा बहुत कहीं आपके दिमाग में, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्राहे वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जोहानस केपलर, ये जर्मनी का एस्ट्रोनॉमर है और प्रोटेस्टेंट समुदाय से रिलेटेड है ये। इसको प्रोटेस्टेंट समुदाय का पहला वैज्ञानिक भी कहा जाता है केपलर को। प्रोटेस्टेंट के बारे में हम धर्म सुधार आंदोलन वाला जो इसके पुनर्जागरण के नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये प्रोटेस्टेंट था, तो इसलिए पहला प्रोटेस्टेंट वैज्ञानिक भी इसको कहा जाता है केपलर को, या गणितज्ञ। तो इसने बताया कि जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं वो वृत्ताकार कक्षा में नहीं, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किसने बताया? केपलर ने। इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये किसने बताया? सबसे पहले केपलर ने बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद में गैलीलियो गैलीली, जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा था कि इसने दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन इसने नहीं किया था। हालांकि इसने दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता है, यानी उसको जो लेंस का पावर है वो जरूर बढ़ाया था, लेकिन गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया था। दूरबीन का आविष्कार एक चश्मे बनाने वाला था, उसने पहले ही कर लिया था कि मतलब लेंस से चीज को बड़ा करके देखने की, दूर की चीज को पास इस प्रकार से देखने की चश्मे बनाते समय उससे आविष्कार हो गया था। उसका नाम आपको अलग से याद रखना है। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया है। उसका नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। उसका नाम था हांस लिपरहे। हांस लिपरहे, ये डच बोलते हैं इसको, लेकिन इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसको जर्मन डच या डच जर्मन बोल सकते हैं। चश्मा बनाने वाला था एक ये स्पेक्टिकल मेकर,
उसने एक्सीडेंटली इसका खोज किया था। तो दूरबीन का आविष्कार इसने किया है, गैलीली ने नहीं किया। गैलीली ने क्या किया फिर, उसने गति के नियमों के बारे में बताया, पेंडुलम के बारे में बताया, या एक समान भार की वस्तुएं मतलब एक साथ छोड़ें तो एक साथ गिरेंगी, तो ये इस प्रकार की बातें उसने बताई। इसके अलावा उसकी किताब है, उसका नाम यहाँ पर आप मैं लिख रहा हूँ, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। फिर बाद में इसके खिलाफ मुकदमा भी चला, मुकदमे की सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान मतलब इसने जो अपने सिद्धांत है उसने ये मान लिया, जो पृथ्वी वाला सिद्धांत है ना वो अभी तक उसका चल रहा है सिस्टम। इसने कहा कि ठीक है भाई, इस दुनिया इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य नहीं है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। वो जान प्यारी थी उसको, उसने सोचा कि इन मूर्खों को कौन समझाए, अब ठीक है मान लेते हैं, उसने मान लिया। लेकिन उसका ट्रायल खत्म हुआ, उसके बाद में उसको नज़रबंद होने की मतलब जीवन भर उसको घर में नज़रबंद रखा जाएगा, जेल तो नहीं भेजा जाएगा। तो फिर उसने कहा, वो सजा सुनाने के बाद वो निकल रहा था तो उसने मतलब फुसफुसाते हुए धीरे से शब्दों में कहा कि ये तो अब भी घूमती है। मतलब वो मुकदमे में क्या कहा कि मतलब चलो ठीक है पृथ्वी नहीं घूमती, लेकिन उसने कहा कि ये तो करते रहो लेकिन ये तो अब भी घूमती है। तो ऐसा कहा जाता है उसके बारे में, उसने फुसफुसाते हुए ऐसा कहा। तो ये गैलीलियो के बारे में जानकारी है, उस पर मुकदमा चलाया गया और उसको घर में नज़रबंद रखने की सजा सुनाई गई। मृत्युदंड वगैरह गैलीलियो को नहीं दिया गया था। तो ये इसकी बात हो गई। फिर उसके बाद में लियोनार्डो दा विंची, मैंने बताया था वो वैज्ञानिक भी था, एक गणितज्ञ भी था, लियोनार्डो दा विंची। यदि वो एक चित्रकार नहीं होता तो शायद एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में भी आज तक याद किया जाता। और उसके जो उसने एक जो बताया था कि प्रत्येक वस्तु है वो सेंटर की ओर, मतलब जो निकटतम जो सबसे नज़दीक का मार्ग होगा उससे ही सेंटर की ओर गिरेगी, सेंटर की दिशा में, कि प्रत्येक वस्तु निकटतम मार्ग से केंद्र की दिशा में गिरती है, ये इसने बताया था। इसके अलावा उसने एक मतलब भाप का इंजन है या एक हेलीकॉप्टर का, टैंक का, इस प्रकार के भी, या शरीर के अंगों के बारे में मैंने बताया था ना, शरीर के अंगों के बारे में भी उसने काफ़ी सारी जानकारियां दी थी। तो उसका ये रोल लियोनार्डो दा विंची का हम साइंस में भी देख सकते हैं। फिर एक डॉक्टर का नाम आता है पैरासेल्सस, जिसका जन्म तो हुआ था स्विट्जरलैंड में, लेकिन इसको जर्मनी का कहा जाता है। काम इसने जर्मनी में किया। इसने अलग अलग वातावरण में बीमारियों का अध्ययन किया कि किस किस वातावरण में बीमारियां क्या इफेक्ट दिखाती हैं, उसके आधार पर इसने दवाओं का परीक्षण किया। तो उसके लिए प्रसिद्ध है और उस पर उसने एक प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम हमें पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता है। वैसे भी मुझे इसका प्रमाणिक नाम कहीं नहीं मिला। तो ये पैरासेल्सस एक डॉक्टर है और इसका ओरिजिनल नेम ये है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, काफ़ी बड़ा सा नाम है। फिर उसके बाद में फ्रांस का एक सर्जन, एक डॉक्टर है, उसका नाम यहां पर आपको याद रखना है, एम्ब्रोइजे पारे। एम्ब्रोइजे पारे इस प्रकार से है, फ्रेंच है ये डॉक्टर। इसने खास तौर से युद्ध के दौरान जो घायल होते थे, खास तौर से जो गोली का घाव होता था, उसको उसने अलग तरीके से उस घाव को साफ करके गोली निकालकर उसको घाव भरने के लिए उसने नए नए तरीके ईजाद किए। उसके लिए प्रसिद्ध है एम्ब्रोइजे पारे, ये फ्रांस का था। फिर इसके बाद में दो मैथमेटिशियन काफ़ी प्रसिद्ध हैं, गणितज्ञ, एक तो नेपियर और एक स्टीवन। सिमोन स्टीवन ये तो फ्लेमिश था, यानी बेल्जियम का था ये, और जॉन नेपियर ये स्कॉटलैंड का था। तो सिमोन स्टेविन ने किसके बारे में बताया, दशमलव के बारे में, नहीं दशमलव पद्धति के बारे में कुछ बताया था। और नेपियर ने ये क्या चाहती है तुम, तो इसने बताया लोगरिथम के बारे में, जो लघुगणक लोग आप लिखते थे ना गणित में, उसके बारे में, लोगरिथम के बारे में। तो सिमोन स्टीवन ने बताया दशमलव वगैरह के बारे में, जॉन नेपियर ने बताया लघुगणक के बारे में। फिर उसके बाद में आपको एक याद रखना है, अब कुछ एक ही बचे हैं, आप ज़्यादा बोर मत होइए, आंड्रियस वेसेलियस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लियोनार्डो दा विंची के बारे में बाद में जो भी बता रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। आंड्रियस वेसेलियस ये बेल्जियम का निवासी था। ये इसका एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मानव शरीर शास्त्र का जनक कहा जाता है। आंड्रियस वेसेलियस आधुनिक मानव शरीर शास्त्र का इसको जनक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। आधुनिक मानव शरीर शास्त्र का जनक इसको कहा जाता है। और इसकी एक प्रसिद्ध किताब है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की बनावट के बारे में इसकी एक किताब है, ये प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में माइकल सर्वेंटिस। माइकल सर्वेंटिस ये स्पेन का था और एक पादरी था ये वैसे, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए ये चिकित्सक का काम भी किया करता था, माइकल सर्वेंटिस। और इसने फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में बताया था। पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसके बारे में इसने बताया था। ब्लड का जो फुफ्फुसीय
फुफ्फुस नाम आपने सुना होगा, हिंदी में ऐसा ही नाम आता है, वैसे पल्मोनरी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यहां लिख देता हूं मैं, यहीं लिख देता हूं नीचे। इसके बारे में इसने बताया था, रक्त के फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में। हालांकि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सही तरीके से पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन का मामला है वो विलियम हार्वे के नाम जाता है। इसने फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में मतलब ये इतना ही बता पाया कि जो हार्ट का राइट वाला हिस्सा है, राइट चैम्बर है, वहां से रक्त फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से वापस हृदय के अंदर आता है और फिर शरीर के अन्य अंगों में भी जाता है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हृदय के अंदर कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता है। तो ये सारी बातें फिर बाद में विलियम हार्वे ने बताई जब उसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पूरी बात। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने वाला विलियम हार्वे है और ये जो फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में बताने वाला है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताने वाला ये माइकल सर्वेंटिस है। विलियम हार्वे की एक प्रसिद्ध किताब है, वो आप याद रख लेना, ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स, ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स, ये इसकी प्रसिद्ध किताब है, ये आप याद रख लेना। ये किताब एक दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है, दे मोतु कार्डिस, इस प्रकार से इसका नाम आता है, द मोतु कार्डिस, इस नाम से भी ये किताब प्रसिद्ध है। शायद इसकी मूल भाषा है उसमें शॉर्ट में इसका नाम है। वैसे किताब का बड़ा नाम बहुत बड़ा है, उसमें द मोतु कार्डिस कहीं आता है, लेकिन इस नाम से ये भी जानी जाती है, दे मोतु कार्डिस नाम से। लैटिन में जो ओरिजिनल नेम है ना इस बुक का, काफ़ी बड़ा नाम है। मैंने इंग्लिश में बताया आपका ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स, तो उसका मूल नाम जो है लैटिन में, उसका एक शॉर्ट नाम है दे मोतु कार्डिस। तो ये सारी बातें हो गई साइंस के बारे में रेनेसां पीरियड में। अब बस 2 मिनट के अंदर कंक्लूड हो रहा है कि रेनेसां के परिणाम क्या निकले, यानी मतलब इससे क्या हासिल हुआ, इसके रिजल्ट क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में सीधे सीधे पॉइंट है, यदि आपने मेरी बात ध्यान से अभी तक सुनी होगी तो। एक तो विचारों की स्वतंत्रता, कि मनुष्य को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी की किताबें लिखने की, अपनी मर्जी के चित्र बनाने की, अपनी मर्जी की मूर्तिकला करने की। तो ये विचारों की स्वतंत्रता एक इम्पोर्टेंट बात है, इसकी इंपॉर्टेंस है रेनेसां की। फिर इसके बाद में तर्क का महत्व बढ़ा, जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता है उसमें कमी आई है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। इसके अलावा वैज्ञानिक आविष्कार काफ़ी हुए हैं, मतलब नई सोच को बढ़ावा मिला, नई प्रकार की शिक्षा पद्धति चली है, उसके कारण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला है और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। इसके अलावा मनुष्य का महत्व बढ़ गया है, उसके इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होने लगा है, तो मनुष्य का महत्व बढ़ गया, ये इसके बात है। इसके अलावा लोक भाषाओं का प्रचलन, जो पुनर्जागरणकालीन साहित्य है वो लोक भाषाओं में रचा गया। शायद मैं बीच में बताया नहीं, सिर्फ एक टस्कनी के बारे में बताया था मैंने, दांते वाला। तो लोक भाषाओं का प्रचलन बढ़ा है और इससे जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका काफ़ी विकास हुआ। तो ये एक पुनर्जागरण का मतलब महत्वपूर्ण परिणाम है, इसके एक इंपॉर्टेंस मान सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, चर्च का महत्व कम हुआ और राष्ट्रीयता का विकास हुआ, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो वहाँ की शिक्षा है वो चर्च के प्रभाव से मुक्त हो गई, शिक्षा चर्च के प्रभाव से मुक्त हो गई, ये किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला है, ये एक पॉइंट शायद मैंने बता दिया। इसके अलावा धर्म सुधार भी इसका एक परिणाम माना जाता है कि यदि पुनर्जागरण नहीं हुआ था तो धर्म सुधार भी शायद नहीं हो पाता। तो ये कुछ बातें हैं, हो सकता है मैं एक आध बात भूल भी गया हूँ। और ये जो साइड में लिखने वाला ये था कि अभी भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा वीडियो है, और यदि मैं इन पॉइंट्स को खुद हाथ से लिखने लग जाता तो शायद ये वीडियो 5 घंटे में भी पूरा नहीं होता और मैं भी कुछ बातें बीच में भूल जाता। तो ये मैंने कोशिश की काफ़ी सारी किताबों के माध्यम से अपने जो भी मेरा नॉलेज था या जो भी गूगल पर उपलब्ध था उस सब के माध्यम से मैंने एक लेक्चर बनाने की कि पुनर्जागरण से संबंधित कोई भी फैक्ट आपका छूटे नहीं। इसमें भी अभी भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि फ्रांसिस बेकन और रोजर बेकन 2 अलग नाम थे, तो शायद मैं फ्रांसिस बेकन और रोजर बेकन की थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लास्ट में ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐड कर दूंगा, तो वो भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी वो। और मैं अभी भूल रहा हूँ कि फ्रांसिस बेकन और रोजर बेकन में क्या, दोनों ने अरस्तु के बारे में कुछ बोला था और दोनों फिलोसफर भी थे और दोनों इंग्लैंड के थे और दोनों ही मतलब उसने मैथ्स के बारे में भी कुछ उसने बोला था। तो अरस्तु के बारे में उनके कुछ विचार मैं लिख दूंगा, फ्रांसिस बेकन और रोजर बेकन की थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लास्ट में लिख दूंगा, वो आप पढ़ लेना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या इस प्रकार की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।